हाय फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट या फिर प्रबंधन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है संगठनात्मक व्यवहार, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ओबी। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। प्रबंधन में ये विषय है जो हमारा संगठनात्मक व्यवहार, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि संगठन मशीनों से नहीं बल्कि हमारे क्या है, इंसानों से चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स से चलते हैं। इसलिए संगठन में जो व्यवहार होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा की बात करते हैं। मतलब इस ये कौन-सी अवधारणा है? तो ओबी हम शॉर्ट में कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब संगठनात्मक व्यवहार को ओबी ही कहेंगे। तो ओबी केवल ये नहीं देखता कि लोग क्या कर रहे हैं। ओबी का मतलब ये नहीं है कि ये देखना कि लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि ये इस बात पे गहराई से अध्ययन करता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे, ये क्या कर रहे हैं पे ध्यान नहीं देता, बल्कि किस पे ध्यान देता है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे मानव व्यवहार, संगठन, क्या मानव व्यवहार मतलब ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच के संबंध का विश्लेषण होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? हमारे मानव व्यवहार और संगठन, इन दोनों के बीच के संबंध का विश्लेषण होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है इस ज्ञान का उपयोग करके, जो उन्होंने क्या मानव व्यवहार और संगठन के बीच में संबंध है, उसका विश्लेषण करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो उस ज्ञान का उपयोग करके संगठन की प्रभावशीलता मतलब इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। बात करें ओबी की, तो ओबी मुख्य रूप से हमारे 4 परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। ओबी क्या है? मुख्य रूप से हमारे कितने 4 परिणामों पे ध्यान केंद्रित करता है। और वो कौन-कौन से परिणाम हैं? पहला आता है हमारा उत्पादकता, जिसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, मतलब काम का बेहतर परिणाम। दूसरा आता है अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटीज़्म, मतलब कर्मचारी कितनी बार और क्यों छुट्टी लेते हैं। कभी कर्मचारी छुट्टी ले तो रहा है लेकिन बार-बार छुट्टियाँ ले रहा है, तो कितनी बार छुट्टियाँ ले रहे हैं और क्यों छुट्टियाँ ले रहे हैं। अगला परिणाम आता है हमारा कौन-सा? कर्मचारी आवर्त मतलब टर्नओवर, कि लोग नौकरियाँ छोड़-छोड़ के चले जाते हैं, तो कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। फिर नौकरी की संतुष्टि मतलब जॉब सैटिस्फैक्शन की बात करें, तो कर्मचारी अपने काम से कितने खुश है। कर्मचारी यहाँ जो काम कर रहे हैं वो काम करके कितना खुश है। तो ओबी के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंतर्गत 4 परिणामों पे ध्यान दिया जाता है। पहला उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी, दूसरा अनुपस्थिति मतलब एब्सेंटेइज्म, तीसरा कर्मचारी आवर्त मतलब टर्नओवर, चौथा नौकरी की संतुष्टि मतलब जॉब सैटिस्फैक्शन। अब बात करें नेचर की, ओबी के नेचर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के नेचर या प्रकृति की बात करें, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? बहुविषयक। बहुविषयक की बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इसका समाज शास्त्र से भी संबंध है। इसका समाज शास्त्र से कैसे संबंध है? ये बात करें तो टीम वर्क और संचार को समझने के लिए क्या? टीम वर्क और संचार को समझने के लिए क्या समाज शास्त्र की तरह काम करता है? कौन? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये हम देख रहे हैं प्रकृति की। प्रकृति का मतलब कि किस तरह से काम करता है, तो समाज शास्त्र की तरह कैसे काम करता है? क्यों? क्योंकि इसमें टीम वर्क और संचार को समझने का कार्य होता है। दूसरा मनोविज्ञान की बात करें, जैसे साइकोलॉजी कहते हैं, तो सीखने, प्रेरणा और व्यक्ति को समझने के लिए क्या सीखना, प्रेरणा और समझने, व्यक्तित्व को समझने के लिए क्या हम क्या मनोविज्ञान की तरह से पढ़ेंगे, समझते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। तीसरा मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो संगठन की संस्कृति और मूल्यों को समझने के लिए क्या संगठन की संस्कृति और मूल्यों को समझने के लिए। चौथा आता है हमारा कौन-सा? राजनीतिक विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस, तो संगठन के भीतर सत्ता, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स और संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए। तो इस तरह हमने देखा जो हमारा ओबी है, ये कैसा बहुविषयक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक विशेष विषय है जिसकी तरफ से इसको अध्ययन किया जाता है। इसमें हमारे क्या सभी जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारे विषयों से संबंधित तथ्यों को इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। अब बात करें, ये कला भी है और विज्ञान भी है। क्या? कला भी है और विज्ञान भी, मतलब दोनों ही है। तो ये सिद्धांतों का विज्ञान है और उन्हें लागू करने की कला है। ये हमारे क्या सिद्धांतों का विज्ञान है और उन्हें लागू करने की कला है। फिर मानवतावादी और आशावादी दृष्टिकोण भी है। इसके अंदर क्या मानवतावादी और आशावादी दृष्टिकोण मतलब ह्यूमनिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक दृष्टिकोण भी है। तो ओबी ये मानता है कि यदि कर्मचारी को सही माहौल और प्रेरणा दी जाए, ओबी क्या मानता है कि यदि कर्मचारी को सही माहौल दिया जाए और सही प्रेरणा दी जाए, तो वे रचनात्मक हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं और वो क्या अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकते हैं। और जैसा हम आगे देखेंगे, मैकग्रेगर की थ्योरी वाई है, ये भी यही चीज बताती है। एक्स वाई थ्योरी आती है हमारे मैकग्रेगर की, डगलस मैकग्रेगर की, तो आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें भी यही चीज बताई गई है कि यदि कर्मचारी को सही माहौल और प्रेरणा दी जाए, तो कर्मचारी क्या अपने पूरे मन से, अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं।
तो प्रणालीगत दृष्टिकोण की बात करें, जिसे सिस्टम अप्रोच कहते हैं, तो ओबी संगठन को क्या है, एक सिस्टम के रूप में देखता है। कैसे देखता है? एक सिस्टम के रूप में देखता है। यदि एक विभाग, जैसे एचआर विभाग में कोई बदलाव होता है, तो उसका असर दूसरे विभाग, जैसे हमारे उत्पादन के कर्मचारियों के व्यवहार पर भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक विभाग के अंदर परिवर्तन का दूसरे विभाग के अंदर फ़र्क या फिर अंतर नहीं आता, प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ज़रूर पड़ता है। तो हम इसको इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर प्रामाणिक विज्ञान या नॉर्मेटिव साइंस की बात करें, तो ओबी केवल ये नहीं बताता, क्या? ओबी केवल ये नहीं बताते कि कर्मचारी कैसा व्यवहार करते हैं, मतलब पॉजिटिव साइंस की बात कर रहे हैं, बल्कि यह ये भी बताता है कि भाई ये तो बताता ही है कि कर्मचारी कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि बेहतर परिणाम के लिए प्रबंधकों को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। तो पॉजिटिव साइंस तो है ही है, बल्कि ये हमारे क्या नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो हमने ये देखा है, तो ओबी है एक तरह से जो हमारे मैनेजमेंट के अंदर एक नई स्ट्रीम है ओबी की, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की। तो इसके अध्ययन की प्रकृति कैसी है? प्रकृति में हमारी बहुत बहुविषयक है, जैसे समाजशास्त्री की तरह मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, मानवतावादी, आशावादी दृष्टिकोण, प्रणालीगत दृष्टिकोण और प्रामाणिक विज्ञान। तो इस तरह इसकी प्रकृति कैसी है? बहुविषयक है। अब बात करेंगे हमारे ओबी के दायरे की। तो ओबी का क्षेत्र या दायरे की बात करें, स्कोप की, तो ओबी का दायरा बहुत ही व्यापक है। ऐसा नहीं कि ओबी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर इसका अध्ययन करते हैं। तो ओबी का दायरा क्या बहुत बड़ा है, और इससे क्या हमारे 3 अलग-अलग स्तरों पर पढ़ा जाता है, 3 स्तरों पर ही लागू किया जाता है। जैसे हमारे क्या 3 अलग-अलग स्तरों पे पढ़ा जाता है और लागू किया जाता है। पहला स्तर आता है हमारा कौन-सा? व्यक्तिगत स्तर, जिसे इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। तो संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यक्ति होता है। संगठन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यक्ति होती है। और कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते। क्या कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं होते? और इस स्तर पे क्या बहुत सारी बातें जिनका अध्ययन करते हैं। तो किस स्तर पर? व्यक्तिगत स्तर पर बहुत सारी बातें उनका अध्ययन करते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, कि जो हमारा व्यक्ति है अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी। तो इस तरह जो व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है संगठन के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। फिर अनुभूति प्रत्यक्षीकरण की बात करें, परसेप्शन की, तो वह चीज़ों को किस नज़रिए से देखता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जो कर्मचारी है या मैनेजर है, कोई भी व्यक्ति है जो संगठन में है, वह किस चीज़ को किस नज़रिए से देखता है। फिर लर्निंग की बात करें, सीखने की, तो वह नई चीज़ें कैसे सीखता है और अपने व्यवहार में कैसे बदलाव लेके आता है। जब वो नई चीज़ें सीखता है, तो किस तरह से सीखता है, साथ ही साथ क्या सीखने के बाद वो अपने व्यवहार में किस प्रकार से बदलाव लाता है। जब मूल्य और दृष्टिकोण की बात करें, वैल्यूज और एटीट्यूड्स की, तो काम के प्रति उसकी ईमानदारी और नजरिया कैसा है, कि काम के प्रति उसकी ईमानदारी और नजरिया कैसा है। तो मूल्य और दृष्टिकोण ये देखा जाता है व्यक्तिगत स्तर पे। तो प्रेरणा या मोटिवेशन की बात करें, तो वह किन चीजों, जैसे हमारा पैसा, सम्मान, पद, क्या कि वह किन चीज़ों जैसे पैसा, सम्मान, पद है, इनसे काम करने के लिए प्रेरित होता है, मतलब किस चीज़ से प्रेरित होता है। तो व्यक्तिगत स्तर पे ओबी के अंदर इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। किस-किसका? व्यक्तित्व, अनुभूति या प्रत्यक्षीकरण, सीखना, मूल्य और दृष्टिकोण और प्रेरणा। तो ये तो हमारा व्यक्तिगत स्तर पे हो गया। अब हम बात करेंगे समूह स्तर पे, क्या जिसे ग्रुप लेवल कहते हैं, कि जब इंसान अकेले काम करने की बजाय क्या टीम में काम करता है। जब इंसान क्या हमारे अकेले काम करने की बजाय कैसे काम करता है? टीम में काम करता है। तो उसका व्यवहार बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो व्यक्तिगत स्तर पे काम नहीं करता। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है, तो सभी खिलाड़ी इंडिविजुअल रूप से तो बहुत बेहतर खेलते हैं, लेकिन या फिर अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन जब वो टीम में खेलते हैं, तो टीम की जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उसी प्रकार से खेलते हैं। कई बार आक्रामक बल्लेबाज है, वो उसको भी नॉर्मल खेलना पड़ता है, और नॉर्मल बल्लेबाज को भी टीम की आवश्यकता के अनुसार आक्रामक खेलना पड़ सकता है। तो उसी के प्रकार क्या उसका व्यवहार बदल जाता है। तो इस स्तर पर अध्ययन करते हैं किन-किन चीज़ों का? सबसे पहले अध्ययन करते हैं समूह गत्यात्मकता या ग्रुप डायनामिक्स का। मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि समूह कैसे बनते हैं और उनके सदस्य आपस में कैसा-कैसा व्यवहार करते हैं। जब किसी भी सदस्य को समूह में डाला जाता है, तो समूह में वो किस प्रकार से व्यवहार करता है। फिर संचार या कम्युनिकेशन की बात करें, सूचनाओं का सही और गलत आदान-प्रदान कैसे होता है? क्या सूचनाओं का सही और गलत आदान-प्रदान कैसे होता है? फिर नेतृत्व या लीडरशिप की बात करें, तो एक व्यक्ति दूसरे को कैसे प्रभावित करता है? क्या एक व्यक्ति दूसरे को कैसे प्रभावित करता है लीडरशिप के मामले में? तो लीडरशिप उसे मिलती है जिसे जो क्या दूसरों को प्रभावित करने की जिसके अंदर क्षमता होती है। फिर शक्ति और राजनीति की बात करें, जैसे पावर पॉलिटिक्स की बात करें, तो संगठन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लोग क्या-क्या रणनीतियाँ अपनाते हैं, तो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, अपना प्रभाव जमाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए। संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो समूह के बीच होने वाले जो भी विवाद है,
उनको सुलझाने के कौन-कौन से तरीके हैं। तो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं किस आधार पे? समूह आधार पे। तो हमने व्यक्तिगत आधार देख लिया, अब समूह आधार पे अध्ययन ये हम देख रहे हैं क्षेत्र, जो उनका दायरा है ओबी का दायरा, तो व्यक्तिगत आधार का दायरा देख लिया, अब समूह आधार का दायरा देख लिया। अब बात करेंगे हम संगठनात्मक स्तर की, किसकी? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बात करें, तो ये सबसे बड़ा स्तर होता है, जब हमारे पूरे संगठन को एक इकाई माना जाता है, क्या पूरे संगठन को एक इकाई माना जाता है और उसे मान के उसके ढांचे का अध्ययन किया जाता है। अब बात करें इसके दायरे की, तो इसमें हम किन-किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? हम संगठनात्मक ढांचे का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे कि जैसे काम कैसे बाँटा गया है, रिपोर्टिंग का क्रम क्या है मतलब हायरार्की क्या है, मतलब सबसे ऊपर के अधिकारी कौन है, कौन किसको रिपोर्ट करता है, किसकी ज़िम्मेदारी कितनी है, तो ये चीज़ तय की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे के अंदर। फिर संगठनात्मक संस्कृति की बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, तो कंपनी के अलिखित नियम, परंपराएं और काम करने का माहौल कैसा है? क्या जो हमारी कंपनी के अलिखित नियम, परंपराएं और काम करने का माहौल कैसा है? फिर परिवर्तन प्रबंधन की बात करें चेंज मैनेजमेंट की, तो नई तकनीक या नई नीतियों को लागू करते समय, या नई तकनीक और नई नीतियों को लागू लागू करते समय कर्मचारी के विरोध को कैसे कम किया जाता है? तो कर्मचारी तो विरोध करेंगे ही, लेकिन कर्मचारी के विरोध को किस प्रकार से कम किया जाए? फिर कार्य तनाव की बात करें, वर्क स्ट्रेस की बात करें, तो संगठन के माहौल के कारण, या संगठन के माहौल के कारण होने वाला तनाव और उसे कम करने के उपाय, तो ये हमारे क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्तर पे, जो हमारे संगठनात्मक स्तर पे अध्ययन किया जाता है ओबी के अंदर, आप इसे याद रखेंगे। तो हमने तीनों स्तर देख लिया, तो निष्कर्ष के रूप में देखें हम तो संगठनात्मक व्यवहार जिसे ओबी कहते हैं, तो प्रबंधकों के लिए एक ऐसा टूल किट होता है जो उन्हें कर्मचारी के व्यवहार को समझने, भविष्य में उनके व्यवहार का अनुमान लगाने मतलब प्रिडिक्ट करने और संगठन के हित में उनके व्यवहार को नियंत्रित, निर्देशित करने में मदद करता है। तो हमने इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे अनुभूति या प्रत्यक्षीकरण, जिसे परसेप्शन कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? अनुभूति या फिर प्रत्यक्षीकरण, जिसे परसेप्शन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये बहुत विषय विषय बहुत ज़्यादा गहरा परसेप्शन का विषय होता है, ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है। क्यों? क्योंकि सीधे तौर पे कि कर्मचारी को व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और जो उनके आपसी संबंध है, इनको प्रभावित करता है। परसेप्शन कौन किसके प्रति कैसा परसेप्शन रखता है, कैसी अनुभूति या प्रत्यक्षीकरण रखता है। तो ये चीज़ क्या करती है? सीधे तौर पे कर्मचारी को व्यवहार, निर्णय लेने की क्षमता और आपसी जो संबंध होते हैं, इनको प्रभावित करती है। बात करें इसकी, तो इस विषय को और अधिक विस्तार से समझने के लिए हमें क्या अनुभूति की प्रक्रिया और इसे प्रभावित करने वाले जो कारक है और अनुभूति संबंधी जो त्रुटियां हैं, इनको भी शामिल करना होगा इसके अंदर, तभी जाके हम इसको आसानी से समझ जाएंगे। तो इनको शामिल करके धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अनुभूति की प्रक्रिया। क्या? अनुभूति की प्रक्रिया मतलब द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। अनुभूति की प्रक्रिया की बात करें, तो अनुभूति कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं होती। अनुभूति क्या है? कोई एक झटके में होने वाली घटना नहीं होती। ये क्या है? हमारे दिमाग में चलने वाली एक क्रमिक रूप से प्रक्रिया होती है। ये क्या हमारे एक दिमाग में चलने वाली क्रमिक रूप से प्रक्रिया होती है। अब प्रक्रिया की बात करें तो कैसे शुरू होती है? सबसे पहले आता है हमारा उद्दीपन। क्या आता है? उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होता है? कि उद्दीपन प्राप्त किया जाता है, रिसीविंग स्टिमुलाई, मतलब ये हम क्या अपनी पाँचों इंद्रियाँ जैसे देखना, सुनना, सूंघना, छूना, चखना, तो पाँचों इंद्रियों के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण से लगातार जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। इसे हम कहते हैं उद्दीपन प्राप्त करना। फिर चयन सिलेक्शन की बात करें, फिर हमारा दिमाग क्या एक साथ आने वाली हज़ारों जानकारियों को प्रोसेस नहीं कर सकता। यह तो आपको पता होगा कि हमारे पाँचों इंद्रियों से हमारे हज़ारों प्रकार की जानकारी हमारे दिमाग के पास पहुँचती है, लेकिन हमारा दिमाग क्या एक साथ सारी जानकारियों को प्रोसेस नहीं कर सकता। इसलिए वो हम क्या है, केवल उसी जानकारी को चुनते हैं। क्या हज़ारों जानकारियाँ आती है, लेकिन हमारा दिमाग क्या करता है, केवल उसी जानकारी को चुनता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर जो जानकारी हमारा ध्यान उसकी ओर खींचती है। जैसे भीड़ में अ, बहुत सारी बातें सुनाई देती है, लेकिन जब अपना नाम सुनाई देता है, तो हमारा ध्यान उस नाम की तरफ चला जाता है। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन या चयन। फिर व्यवस्थित की बात करें ऑर्गेनाइजेशन की। व्यवस्थित करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो चुनी हुई जानकारी को हमारा दिमाग क्या करता है, एक तार्किक पैटर्न में व्यवस्थित कर देता है। जो भी जानकारी हमने चुनी है, तो उस चुनी हुई जानकारी को हमारा दिमाग क्या करता है, एक तार्किक पैटर्न में व्यवस्थित कर देता है, ताकि उसका कोई अर्थ निकाला जा सके। फिर व्याख्या करने की बात करें इंटरप्रेटिंग की, तो यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। व्याख्या करने का चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें व्यक्ति के अपने पिछले अनुभवों, मान्यताओं और मूल्यों के आधार पे, इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने पिछले अनुभवों, मान्यताओं और मूल्यों के आधार पे उस व्यवस्थित जानकारी का अर्थ निकालता है। जो व्यवस्थित की है हमने जानकारी, उस जानकारी का अर्थ निकालता है। यहीं पर क्या हम दुनिया को वैसा देखता है जैसे हम हैं।
वाली बात लागू होती है कि मतलब व्याख्या करने वाली बात होती है। जैसा व्यक्ति के विचार होते हैं, वो भी उसकी व्याख्या उसी प्रकार से कर देता है। और ये व्याख्या किस पे आधारित होती है? ये उस पे आधारित है उसके पिछले अनुभव कैसे हैं, उसकी कैसी मान्यता और कैसे मूल्य हैं, उसी के आधार पर उसका अर्थ निकालता है। बात करें प्रतिक्रिया की, जिसे रेस्पॉन्स या बिहेवियर कहते हैं, तो निकाली गई जो व्याख्या है उसके आधार पर व्यक्ति का व्यवहार और दृष्टिकोण तय होता है। तो इस तरह हमने परसेप्शन के प्रोसेस देखा। प्रोसेस की बात करें परसेप्शन का, तो इसमें हमारे कौन-कौन से प्रक्रिया के चरण थे। पहला उद्दीपन प्राप्त करना, फिर उसमें से चयन करना, चयन की हुई जानकारी को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करने के बाद उसकी व्याख्या करना और व्याख्या करने के बाद क्या, उसकी प्रतिक्रिया देखना। अब हम देखेंगे अनुभूति को प्रभावित करने वाले कारक। क्या अनुभूति को प्रभावित करने वाले कारक मतलब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। तो प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? मतलब एक ही स्थिति को 2 लोग अलग-अलग क्यों देखते हैं? कोई स्थिति है तो उस स्थिति को 2 लोग अलग-अलग क्यों देखते हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारक काम करते हैं, जिनकी वजह से एक ही स्थिति को 2 लोग अलग-अलग देखते हैं। पहला कारक आता है हमारा अनुभवकर्ता के कारक, मतलब ये वो है, ये वह व्यक्ति है जो स्थिति को देख रहा है, 2 अलग-अलग व्यक्ति है, उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले दृष्टिकोण का अंतर आता है। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को तो गिलास आधा भरा दिखाई देता है, नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति को आधा खाली दिखाई देता है, जिसका मतलब दृष्टिकोण का अंतर आता है। फिर पिछले अनुभवों का अंतर आता है कि यदि किसी कर्मचारी का पिछला बॉस बहुत ज़्यादा सख्त था, कोई कर्मचारी है जिसका बॉस है पिछला वाला सख्त था और नया बॉस आता है तो सामान्य सी शक्ति दिखाता है। कैसी शक्ति दिखाता है? सामान्य से बात भी उसे शक्ति के रूप में देख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पिछले अनुभव खराब थे, तो उसके नए अनुभव में क्या थोड़ी सी खटास आ सकती है। तो पिछले अनुभवों का भी फर्क पड़ता है। उम्मीदों की बात करें तो ये हम वही देखते हैं जो हम देखने की उम्मीद करते हैं। कई बार क्या है कि जैसे हम ₹100 की आइसक्रीम लेते हैं और आइसक्रीम लेने के बाद क्या वो थोड़ी-सी भी ठीक निकलती है तो हम मानते हैं चीज़ बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि हमने उससे बहुत सारी उम्मीदें बाँध ली थी। तो कई बार क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको यूज़ लेने से पहले हम उनसे उम्मीदें बाँध लेते हैं। तो हम वही देखते हैं जो हम देखने की उम्मीद करते हैं। तो पहला अंतर तो कौन-सा आता है हमारा? जिसकी वजह से परसेप्शन या अनुभूति प्रभावित होती है अनुभवकर्ता के कारक। दूसरा कारक आता है हमारा कौन-सा? लक्ष्य के कारक। लक्ष्य के कारक की बात करें फैक्टर्स इन द टारगेट। तो ये वह वस्तु या व्यक्ति है जिसे देखा जा रहा है। तो बदले पहले तो हमने देखा जो देख रहा है, अब देख रहे हैं जिसे देखा जा रहा है। बात करें इसकी नवीनता की। यदि कोई नई या अनोखी चीज़ जल्दी ध्यान खींचती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से कोई नई चीज़ है, नई चीज़ की तरफ जल्दी ध्यान जाएगा। फिर आकार और आवाज़ की बात करें, तेज आवाज़ या असामान्य आकार वाली जो लक्ष्य वाली चीज़ है, जो जल्दी पर्सीव की जाती है मतलब उसकी तरफ जल्दी ध्यान जाता है। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की बात करें तो लक्ष्य अपनी पृष्ठभूमि से कैसे अलग दिखता है, तो ये भी चीज़ क्या है, उसकी तरफ अपना ध्यान खींचती है। फिर परिस्थिति के कारक की बात करें, तो वह समय और माहौल जिसमें घटना हो रही है। तो परिस्थिति के कारक की बात करें, वो समय या घटना जिसमें हमारे क्या घटना घटित हो रही है। तो हमने 3 कारक देखे, तीसरा कारक कौन-सा? परिस्थिति वाला। तो समय और स्थान की बात करें, तो जैसे हमारे ऑफिस की पार्टी में ज़ोर-ज़ोर से हँसना तो सामान्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टी चल रही है, पार्टी में यदि आप ज़ोर-ज़ोर से हँसते हो, तो इसे सामान्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सोशल सेटिंग है। लेकिन एक गंभीर मीटिंग चल रही है और उसमें आप अचानक ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे हो, तो ये हमारी गैर-ज़िम्मेदाराना मतलब जो वर्क सेटिंग माना जाएगा, तो दोनों अलग-अलग हो सकते हैं, जगह का भी फ़र्क पड़ सकता है इसके अंदर। तुम्हारा वर्क सेटिंग और सोशल सेटिंग अलग-अलग हो सकती है। इसी वजह से 2 लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे ये तो हमने देख लिया सारे कारक देख लिए। कौन-कौन से कारक थे? तीनों कारक अनुभूति को प्रभावित करने वाले कारक। एक तो अनुभवकर्ता के कारक, दूसरा लक्ष्य के कारक और तीसरा परिस्थिति के कारक। अब हम देखेंगे अनुभूति संबंधित त्रुटियाँ या फिर पक्षपात की बात करें, परसेप्शनल एरर या बायसनेस की बात करें। तो प्रबंधकों या कर्मचारी को क्या प्रबंधकों और कर्मचारी से अक्सर दूसरों को समझने में कुछ मनोवैज्ञानिक गलतियाँ हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट्स अपना लेते हैं। ये शॉर्टकट्स अपनाने की वजह से ही ये मनोवैज्ञानिक गलतियाँ होती हैं। तो ये त्रुटियाँ क्या ओबी में बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ओबी में बहुत ज़्यादा देखी जाती है कौन-सी? ये त्रुटियाँ। त्रुटियों की बात करें कौन-कौन सी त्रुटियाँ होती हैं? किन-किन के बीच होती है त्रुटियाँ? प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में। किस वजह से? शॉर्टकट्स अपनाने की वजह से एक-दूसरे को समझने में प्रबंधक कर्मचारी को गलत समझ लेता है या कर्मचारी प्रबंधक को गलत समझ लेता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक गलतियाँ होती हैं जिनके कारण कौन-कौन सी है? तो गलतियाँ कौन-कौन सी होती है? एक गलती होती है हमारी कौन-सी? हेलो इफेक्ट। हेलो प्रभाव या हेलो इफेक्ट की बात करें। किसी व्यक्ति की केवल एक खूबी
क्या कई बार क्या होता है कोई व्यक्ति का किसी लड़की को या जो महिला कर्मचारी है या पुरुष कर्मचारी को देख के उसका जो पहनावा है, उसकी शक्ल सूरत है, उसको देख के इतना प्रभावित हो जाता है कि उसकी गलतियाँ वो देख ही नहीं पाता। इसे हम कहते हैं हेलो प्रभाव। जबकि वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, लेकिन उन गलतियों को वो किसके पीछे आड़ में आ जाती है? क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक सुंदरता ज़्यादा है। इस वजह से वो उसकी गलतियाँ देख नहीं पाता या फिर कोई शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, चाहे महिला हो या पुरुष हो शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, तो उसकी जो खूबियाँ हैं, हम उसको भी नहीं देख पाते। इसे हम कहते हैं हेलो प्रभाव। तो किसी व्यक्ति की केवल एक खूबी जैसे उसका पहनावा अच्छा है, मीठा बोलता है, दिखने में अच्छा है, इसी के आधार पर उसके पूरे व्यक्तित्व जैसे उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो कैसे कहेंगे? ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत काम का है, ईमानदार है, जबकि इसका उससे महत्वपूर्ण रूप से कोई लेना-देना ना हो। लेकिन फिर भी उसका पूरा व्यक्तित्व क्या है? अच्छा मान लिया जाता है। बल्कि फिर इसका उल्टा भी होता है, इसको कहते हैं हॉर्न प्रभाव, जहाँ एक कमी के कारण इंसान की पूरी की तरह से बुरा मान लिया जाता है। मतलब उस शारीरिक रूप से या दिखावे के रूप में क्या किसी कोई भी कमी होती है, सुंदर नहीं है, तो उसकी क्या जो खूबियाँ हैं, उसको तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है और छोटी-छोटी कमियों को उभार के उसे गलत मान लिया जाता है। तो 2 प्रभाव होते हैं, एक तो हमारे क्या हेलो प्रभाव, दूसरा में होता है हॉर्न प्रभाव। आप इसे याद रखेंगे। दूसरी गलती होती है हमारी कौन-सी रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइप की। तो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन इस आधार पे करना है कि वह किस समूह मतलब धर्म, जाति, लिंग या राज्य से आता है। जैसे मान लेना कि बुजुर्ग कर्मचारी नई तकनीक को नहीं सीख सकते क्यों? क्योंकि हमने तो ये रूढ़िवादिता में मान ही लिया है। फिर चयनात्मक अनुभूति की बात करें हमारे सेलेक्टिव परसेप्शन की, तो इंसान केवल वही चीज़ें देखता है या फिर सुनता है, जो उसकी अपनी मान्यताओं और रुचियों से मेल खाती है। बाकी बातों को तो वो नज़रअंदाज कर देता है। फिर बात करें प्रक्षेपण की, प्रोजेक्शन की बात करें तो अपनी भावनाओं या फिर विचारों को दूसरों पे थोपना। जो आपकी भावनाएँ सही हो या गलत हो, आपके विचार सही हो या गलत हो, उनको दूसरों पे थोपना और ये मान लेना कि अगर मुझे ये नया प्रोजेक्ट पसंद है, तो मेरी टीम को भी वो पसंद आएगा। कि मुझे जिस प्रकार एक आइसक्रीम पसंद है, चॉकलेट वाली आइसक्रीम पसंद है, तो मैं सबके लिए चॉकलेट आइ वाली आइसक्रीम ले जाऊँगा, चाहे वो लोगों को पसंद आए या ना आए। इसको कहते हैं प्रक्षेपण। क्यों? क्योंकि एक तरह से उनके ऊपर ये थोपना होता है। पहले से मान लेना कि मुझे पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आना चाहिए। फिर विपरीत प्रभाव, ये तो हम क्या है कमियाँ देख रहे हैं, ये क्या है कमियाँ देख रहे हैं परसेप्शन की कमियाँ की कई बार कि कोई भी गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि परसेप्शन में एक प्रकार की गलती है। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो दूसरों को अच्छी लगे कोई ज़रूरी नहीं है। विपरीत प्रभाव की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट की, तो किसी व्यक्ति का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने की बजाय उसकी तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करना जिससे आप हाल ही में मिले हैं। तो कई बार क्या है इंटरव्यू के दौरान इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति साइंस के अंदर बहुत अच्छा था इंटरव्यू के दौरान और उससे काफ़ी अच्छा इंटरव्यू निकला। अब अगला कैंडिडेट आता है और वो साइंस का कैंडिडेट नहीं है बल्कि आर्ट्स का है, तो उसके प्रति क्या परसेप्शन लगा लिया जाता है कि ये इंटेलिजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइंस का नहीं है बंदा। अब उससे साइंस का प्रश्न पूछा ही नहीं जा सकता क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट भी पड़ता है और उसके कम नंबर आ जाता है, जबकि वो हो सकता है योग्य हो, इसके बावजूद उसके कम नंबर आ सकते हैं। तो ये हमने देखा कि अनुभूति संबंधी कौन-कौन सी त्रुटियाँ या पक्षपात हो सकते हैं, जिसमें हमने हेलो प्रभाव, हॉर्न प्रभाव, रूढ़िवादिता, चयनात्मक अनुभूति, प्रक्षेपण और विपरीत प्रभाव को देखा। अब हम देखेंगे OB में मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इसका व्यावहारिक महत्व क्या है प्रक्षेपण इसका परसेप्शन का। बात करें व्यवहार महत्व की, तो रोज़गार साक्षात्कार जो जॉब इंटरव्यू है उनकी बात करें, तो अक्सर इंटरव्यू लेने वाले पहले कुछ मिनटों में ही उम्मीदवार का प्रति परसेप्शन बना लेते हैं, जो गलत हो सकता है। भई ये ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो बना लेते हैं 2-4 मिनट के अंदर ही और उसी के इर्द-गिर्द सवाल पूछते हैं और अपना मानस बना लेते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन या परफॉर्मेंस अप्रेज़ल की बात करें, तो हेलो प्रभाव के कारण क्या मैनेजर किसी कर्मचारी को गलत रेटिंग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस लायक ना हो, तो अच्छे के चक्कर में क्या है, उसको 5 नंबर मिलने चाहिए, उसको 9 नंबर दे देते हैं और हॉर्न इफेक्ट की वजह से 9 नंबर मिलने वाले को 5 नंबर भी दिए जा सकता है। संघर्ष प्रबंधन की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, तो संगठन में आधे से ज़्यादा झगड़े गलतफ़हमी या फिर गलत परसेप्शन की वजह से ही होते हैं कि मैनेजर को यह समझना होता है कि दोनों पक्ष विवाद को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारा मोटिवेशन, अगला टॉपिक आता है हमारा कौन-सा? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की बात करते हैं, अभिप्रेरणा जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, तो इसका संकल्पना और विचारधारा की बात करेंगे। सबसे पहले संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक आंतरिक शक्ति होती है। मोटिवेशन क्या होता है?
या अभिप्रेरणा क्या होती है? आंतरिक शक्ति मतलब इंटरनल ड्राइव होती है, जो क्या किसी भी व्यक्ति को जो क्या करती है मतलब आंतरिक शक्ति होती है हमारी अभिप्रेरणा जो क्या करती है किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम शुरू करने, दिशा तय करने और उस काम में डटे रहने के लिए प्रेरित करती है। यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए अभिप्रेरणा की तो आप क्या बताएंगे? तो अभिप्रेरणा वो आंतरिक शक्ति होती है जो किसी व्यक्ति को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम शुरू करने, दिशा तय करने और उस काम में डटे रहने के लिए प्रेरित करती है। बात करें हमारे प्रमुख विचारधारा की, मेजर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की तो मोटिवेशन की पहली विचारधारा आती है मेरे कौन सी? मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। क्या मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की बात करें तो अब्राहम मास्लो उन्होंने 1943 में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो पदानुक्रम सिद्धांत है ये सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? 1943 में। उनका मुख्य विचार ये था कि मनुष्य की जरूरतें असीमित होती है। मनुष्य की जरूरतें कैसी होती है? असीमित होती है और वो क्या है? एक निश्चित क्रम या पदानुक्रम में व्यवस्थित होती है। क्या? मनुष्य की जरूरतें। मनुष्य की जरूरतें क्या होती है? एक पदानुक्रम या निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? एक व्यक्ति हमेशा सबसे पहले अपने निचली स्तर की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है। जब एक स्तर की जरूरतें पूरी हो जाती है तो वह प्रेरणा मतलब मोटिवेशन का कारण नहीं रह जाता और इंसान क्या अगले स्तर की तरफ बढ़ जाता है मतलब अगले स्तर की जरूरत की तरफ बढ़ता जाता है। तो इस तरह बढ़ते 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 मास्लो के अनुसार 5 स्तर बन जाते हैं। कितने स्तर बन जाते हैं? 5 स्तर बन जाते हैं। चित्र में आप 5 स्तर को देख सकते हो। कौन कौन से स्तर है? सबसे नीचे वाला स्तर होता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, फिर होता है सेफ्टी नीड्स, तीसरा स्तर होता है हमारा कौन सा? लव एंड बिलोंगिंग्स, चौथा स्तर होता है हमारा कौन सा? एस्टीम्स और पांचवा स्तर होता है हमारा कौन सा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारे 5 स्तर होते हैं किसके अनुसार? मास्लो के अनुसार। पहला स्तर आता है हमारा कौन सा? फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसे क्या कहते हैं? शारीरिक जरूरतें कहते हैं। ये जीवन जीने की सबसे बुनियादी जरूरत है। ये क्या होती है? हमारे जीवन जीने की सबसे बुनियादी जरूरत होती है। जैसे हमारा भोजन, पानी, हवा, नींद। तो ये क्या होती है? हमारी शारीरिक जरूरतें होती है और ये हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य शुरू ही नहीं करेंगे। बेहतर तो बहुत दूर की बात है। यदि हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर ताकत नहीं आएगी। हवा, पानी, नींद तो हम कोई भी कार्य शुरू ही नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? बेसिक जरूरतें, जिन्हें फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक जरूरतें कहते हैं। बात करें संगठन में इसके उदाहरण की तो एक कर्मचारी के लिए उसका जो मूल वेतन होता है, बेसिक सैलरी, काम करने का एक सुरक्षित और हवादार वातावरण होता है, ये सब क्या शारीरिक जरूरतों को पूरा पूरा करता है। तो कर्मचारी का पहला ध्यान क्या होता है? इसी पे होता है कि उसकी शारीरिक जरूरतें पूरी हो। इसके बाद आती है इसकी पूरी होने के बाद नंबर आता है किसका? सेफ्टी नीड्स की, सुरक्षा की जरूरतें। तो जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती है तो इंसान क्या भविष्य की सुरक्षा चाहता है? क्या चाहता है? भविष्य की सुरक्षा चाहता है। जैसे उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सुरक्षा चाहता है। संगठन में उदाहरण की बात करें तो उसे नौकरी की सुरक्षा चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मतलब भविष्य में भी उसकी जॉब बनी रहेगी। वीएफ मतलब भविष्य निधि, पेंशन योजनाएं, चिकित्सा बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस। तो इस तरह से क्या है उसे बहुत सारी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है दूसरे स्तर पे। तीसरे स्तर पे आता है हमारा कौन सा? सामाजिक या फिर अपनत्व की जरूरत है, जिसे सोशल और बिलोंगिंग्स नीड कहते हैं। क्या? बिलोंगिंग्स नीड, बिलोंगिंगनेस नीड कहते हैं। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी होता है। मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी है। उसे प्यार, दोस्ती और समाज में स्वीकार किए जाने की चाह होती है। वो ये चाहता है कि पैसा तो मिल गया, सिक्योरिटी, सेफ्टी भी मिल गई, लेकिन उसके बाद क्या हमारे किस चीज की जरूरत पड़ती है? सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड की। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी होता है। उसे प्यार, दोस्ती और समाज में स्वीकार किए जाने की चाह होती है कि समाज वाले उसे बेहतर तरीके से स्वीकार करेंगे। संगठन में उदाहरण की बात करें तो सहकर्मियों मतलब कलीग्स के साथ अच्छे और दोस्ताना संबंध, बेहतरीन टीम वर्क और कार्यस्थल पर एक परिवार जैसा माहौल होना चाहिए। तो चौथा स्तर आता है हमारा कौन सा? एक बार जब हमारी अपनत्व मतलब सामाजिक जरूरतें पूरी हो जाती है, मतलब दोस्ती हो जाती है, बेहतरीन टीम वर्क हो जाता है, कार्यस्थल पे क्या एक परिवार जैसा माहौल हो जाता है, फिर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है सम्मान की। किसकी? सम्मान की जरूरत पड़ती है। मतलब कौन सा? चौथा स्तर में चला जाता है व्यक्ति, किसमें? सम्मान की जरूरत है मतलब एस्टीम नीड्स की। तो इस स्तर पर व्यक्ति क्या आत्मसम्मान, पहचान, रुतबा मतलब दूसरों से सम्मान पाना चाहता है। अब उसके पैसे दे ले, टीम वर्क, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो क्या आत्मसम्मान, पहचान, रुतबा और दूसरों से सम्मान चाहता है। संगठन में इसके उदाहरण की बात करें तो प्रमोशन, पदोन्नति देकर एक बड़ा पद देना, अच्छे काम के लिए एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड लेना, एक अलग केबिन मिलना, बड़ा केबिन मिलना, तो ये सब चाहता है चौथे स्तर के अंदर व्यक्ति संगठन में।
फिर बात करें लास्ट का स्तर आता है, अंतिम स्तर पे वो चाहता है आत्म सिद्धि की जरूरत है, जिसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। तो पिरामिड का सबसे ऊपर का स्तर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि वह सब कुछ बनना जो बनने की क्षमता एक इंसान में होती है, वो बनने की कोशिश करना। वो अपनी पूरी क्षमता लगा देता है उसको प्राप्त करने के लिए, कि वह सब कुछ बनना जो बनने की क्षमता एक इंसान में होती है। तो संगठन में उदाहरण की बात करें, तो कर्मचारी को बेहद चुनौतीपूर्ण और रचनात्मक कार्य सौंपा जाए, निर्णय लेने की पूरी आजादी देना, जहां उसकी कला और कौशल का उच्चतम प्रदर्शन किया जा सके। तो इसलिए हमने मास्लो का जो अभिप्रेरणा का चक्र देखा, पिरामिड देखा, जो 5 कारक सिद्धांत था, 5 स्तरों पे बटा हुआ। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत हमारा हज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत। किसका? हज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत की बात करें, तो फ्रेडरिक हज़बर्ग ने 1950 के दशक में 200 इंजीनियरों और अकाउंटेंटों का इंटरव्यू लिया था। किसके? 200 इंजीनियरों और अकाउंटेंटों का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि कार्यस्थल पे ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं, जिनसे वो खुश होते हैं और कौन-कौन सी बातें हैं, जिनकी वजह से वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये हमारे बात करें तो इसके आधार पे उन्होंने 2 कारक बताए। तो शोध के आधार पे उन्होंने एक चौंकाने वाला निष्कर्ष दिया कि काम पर संतुष्टि और असंतुष्टि एक-दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। ये जिनकी वजह से संतुष्ट होता है, जिनकी वजह से असंतुष्ट होता है, ये अलग-अलग मतलब अपोज़िट बातें नहीं है। इन दोनों के लिए पूरी तरह से अलग-अलग कारक ज़िम्मेदार होते हैं। क्या? इन दोनों के लिए पूरी तरह से अलग-अलग कारक ज़िम्मेदार होते हैं और इन कारकों को उन्होंने 2 भागों में बाँटा। मतलब संतुष्टि और असंतुष्टि के लिए 2 अलग-अलग कारक होते हैं। बात करें पहला कारक आता है कौन-सा जिसे आरोग्य या फिर अनुरक्षक कारक कहा जाता है। क्या? आरोग्य मतलब हाइजीन या मेंटेनेंस फैक्टर भी कह सकते हैं। आरोग्य या अनुरक्षक कारक की बात करें तो ये कौन से कारक होते हैं? तो ये वो कारक होते हैं जो काम के माहौल से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? काम के माहौल से जुड़े होते हैं। आप इसे याद रखेंगे आरोग्य या अनुरक्षक कारक कौन से होते हैं? जो काम के माहौल से जुड़े होते हैं। अब इस कारक का क्या प्रभाव पड़ता है कि अगर ये कारक कार्यस्थल पे मौजूद है, तो कर्मचारी को बहुत ज़्यादा प्रेरित नहीं करते हैं। क्या है मोटिवेटेड नहीं होता कोई भी कर्मचारी यदि ये कारक कार्यस्थल पे मौजूद है। लेकिन अगर ये कारक नहीं है या फिर खराब है, तो कर्मचारी काम से बुरी तरह से असंतुष्ट हो जाता है। आप इसे याद रखेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी भी कर्मचारी को सैलरी मिलती है, तो सैलरी मिलने से कभी भी कर्मचारी को कोई खुशी नहीं होती है। क्या? कर्मचारी को कभी भी खुशी नहीं होती है सैलरी मिलने से। आप इसे याद रखें। लेकिन कर्मचारी को यदि सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो असंतुष्ट ज़रूर हो जाएगा। इससे हम आरोग्य या अनुरक्षक कारक करेंगे, आप इसे समझेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप ये सोचेंगे कि कर्मचारी को सैलरी मिलती है, तो उसे काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि कर्मचारी को सैलरी मिलती है, उससे उसको कोई खास खुशी नहीं होती है। लेकिन उसे नहीं मिलेगी, तो वह क्या उससे असंतुष्ट ज़रूर हो जाएगा। इसका मुख्य काम क्या है? केवल कर्मचारी को असंतुष्ट करने से रोकना होता है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी को काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, ना कि सैलरी। सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है? लेकिन का सैलरी मिलने से व्यक्ति काम नहीं करता है। काम करने के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए। संगठन में उदाहरण की बात करें तो कंपनी की जो नीतियाँ होती है, सुपरवाइज़र का व्यवहार होता है, बुनियादी सैलरी बेस या वेतन की बात करें तो काम की भौतिक स्थितियाँ जो वर्किंग कंडीशंस जैसे साफ-सफाई, एसी, कुर्सियाँ, ये क्या होती है? ये बेसिक नीड्स होती है। ये यदि है तो कर्मचारी क्या है? उससे प्रेरित नहीं होगा। ये यदि है तो कर्मचारी प्रेरित नहीं होगा और ये यदि नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो कर्मचारी असंतुष्ट हो सकता है। दूसरा कारक आता है हमारा कौन-सा? प्रेरक कारक, जिसे कहते हैं मोटिवेशनल फैक्टर। मोटिवेशनल फैक्टर की बात करें तो ये वो वास्तविक कारक होते हैं जो सीधे तौर पर काम की प्रकृति मतलब जो के नेचर से जुड़े होते हैं। इनके प्रभाव की बात करें तो ये कारक क्या कर्मचारी को काम में वास्तविक संतुष्टि देते हैं। ये कारक क्या करते हैं? कर्मचारियों को काम में वास्तविक रूप से सैटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि देते हैं और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अंदर से प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए अंदर से प्रेरित करते हैं। संगठन में उदाहरण की बात करें तो काम में कोई बड़ी उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, जिम्मेदारी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम को लेके पहचान, तारीफ, कैरियर में तरक्की, एडवांसमेंट, ये सब क्या करते हैं? प्रेरक कारक के रूप में काम करते हैं। जो क्या है? किससे जुड़े होते हैं? नेचर ऑफ जॉब से जुड़े होते हैं। अब बात करें दोनों सिद्धांतों में संबंध की। क्या? दोनों सिद्धांतों में संबंध की बात करें, यदि हम दोनों सिद्धांतों को ध्यान से देखें, तो दोनों के दोनों सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। कौन-कौन से सिद्धांत? मास्लो का सिद्धांत और हर्ट्ज़बर्ग का सिद्धांत। दोनों के सिद्धांत क्या आपस में जुड़े हुए हैं। मास्लो की जो निचले स्तर की ज़रूरतें हैं, कौन-कौन सी? हमारी शारीरिक सुरक्षा और सामाजिक जो निचले स्तर की ज़रूरतें हैं, यही हमारे क्या हर्ट्ज़बर्ग की हाइजीन कारक है, उनकी जैसी है। यानी ये बुनियादी चीज़ें हैं जो होनी ही होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। फिर मास्लो के उच्च स्तर की ज़रूरतें जैसे आत्मसम्मान, वो सम्मान और आत्मसिद्धि की ज़रूरतें। तो ये हमारे क्या हर्ट्ज़बर्ग के जो प्रेरक कारक है, उनके समान है
और यही वो चीज़ है जो इंसान को अलग से अतिरिक्त रूप से मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। तो 2 सिद्धांत हमने देख लिए। तीसरा सिद्धांत आता है हमारा कौन-सा डगलस मैकग्रेगर का। डगलस मैकग्रेगर का एक्स वाई थ्योरी की बात करें, तो ये भी प्रेरणा और नेतृत्व के क्षेत्र में ये जो थ्योरी है, ये हमारे क्या अभिप्रेरणा और नेतृत्व मतलब लीडरशिप के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध और आधारभूत सिद्धांत है। ये क्या बहुत ही प्रसिद्ध और आधारभूत सिद्धांत है। मैकग्रेगर ने 1960 में क्या मैकग्रेगर ने 1960 में अपनी पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। पुस्तक का नाम क्या था? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। इस पुस्तक में ये सिद्धांत दिया था कौन सा? एक्स वाई थ्योरी का सिद्धांत दिया था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज में। बात करें सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत वास्तव में कर्मचारी के बारे में नहीं है। आप इसे याद रखेंगे, ये सिद्धांत क्या वास्तव में कर्मचारी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे प्रबंधकों की सोच और उनके नज़रिए के बारे में है। कर्मचारी की बजाय क्या प्रबंधकों की कैसी सोच होती है और उनका कैसा नज़रिया होता है, इसके बारे में ये सिद्धांत है। तो मैकग्रेगर साहब क्या कहते हैं? उनका ये मानना था कि एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये इस बात में निर्भर करता है कि वह इंसानी फितरत के बारे में क्या सोचता है। जो मैनेजर है, वो इंसानी फितरत के बारे में क्या सोचता है। उन्होंने इस सोच को जो हमारा मैनेजर है उसकी सोच को 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों से बाँटा और दृष्टिकोण का नाम दिया उन्होंने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। पहली थ्योरी आती है थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स की बात करें, तो ये कैसी थ्योरी है? ये हमारे नकारात्मक और पारंपरिक दृष्टिकोण है। ये थ्योरी कैसी है? नकारात्मक और पारंपरिक दृष्टिकोण है। बात करें तो इस दृष्टिकोण की, तो ये दृष्टिकोण मानता है कि इंसान स्वभाव कैसा है? कामचोर होता है। इंसानी स्वभाव कैसा होता है? कामचोर होता है। इंसान स्वभाव से कामचोर होता है, वो काम करना ही नहीं चाहता। ये कौन मानता है? थ्योरी एक्स। जो प्रबंधक एक्स थ्योरी में विश्वास रखते हैं, ऐसे मानते हैं कि कोई भी आदमी काम नहीं करना चाहता, कितना ही पैसा दे दो, कुछ ही कर लो, काम करना ही नहीं चाहता। तो उनकी कर्मचारी के प्रति धारणा कैसी होती है? नकारात्मक होती है। उससे काम करता हुआ कर्मचारी भी हमेशा ऐसा लगेगा कि ये कामचोर है, कितना ही काम कर दे, वह हमेशा उसे लगेगा कि कामचोर ही है। बात करें एक्स थ्योरी की प्रमुख मान्यताएं कौन-कौन सी होती हैं? काम से नफरत। एक औसत इंसान स्वभाव से काम करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैनेजर यही मानते उनके दिमाग में फिट रहती है ये वाली बात कि हर कर्मचारी काम से नफरत करता है, कि एक औसत इंसान क्या स्वभाव से काम करना पसंद नहीं करता और जब भी वो संभव हो वह काम से बचने की कोशिश करता है। यदि उसके हाथ में हो तो जिंदगी भर ही काम ना करे, सैलरी लेता रहे और काम ना करे, उसके हाथ में हो तो मैनेजर यही सोचते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के काम से नफरत करते हैं। फिर बात करें उनके अंदर क्या होती है? महत्वाकांक्षा की कमी होती है। कर्मचारी में कोई बड़ी महत्वाकांक्षा मतलब एम्बिशियस नहीं होती। वे कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते, हमेशा चाहते हैं कि कोई उनको काम बताए कि क्या करना है। ये मतलब हमेशा निर्देशित होना पसंद करते हैं कि वो वही काम करेंगे जो दूसरे बताएँगे। अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे, दूसरे बताएँगे वही काम करेंगे। फिर नियंत्रण और सज़ा का डर, क्योंकि लोग काम करना पसंद नहीं करते या लोग काम करना ही नहीं चाहते, इसलिए उनसे काम करवाने के लिए प्रबंधकों को उन्हें धमकाना पड़ता है, डराना पड़ता है, कड़ी निगरानी में रखी जाती है या फिर उनको सज़ा दी जाती है। क्या? उनको सज़ा दी जाती है। इन चीज़ों का डर दिखाना पड़ता है, आप इसे याद रखेंगे। तो नियंत्रण और सज़ा के डर की बात करें, क्योंकि लोग काम करना ही नहीं चाहते, यदि उनसे काम निकलवाना है, उनसे काम करवाना है, तो उन्हें डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी उन पे या सज़ा का डर दिखाना पड़ेगा, तभी वो काम करते हैं। केवल पैसे से प्रेरणा, तो एक्स थ्योरी ये मानती है कि लोग केवल पैसे मतलब वेतन और नौकरी की सुरक्षा की वजह से काम करते हैं। यदि ये चीज उनसे ले ली जाए तो काम कभी जिंदगी में ही ना करेंगे। केवल वो काम क्यों करते हैं? क्योंकि वो केवल उनको लगता है कि काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे या फिर हमें नौकरी से निकाल देंगे। मजे के लिए काम नहीं करते हैं वो, बल्कि वो इस डर से काम करते हैं कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फिर पैसे काट लिए जाएंगे। बात करें ऐसे मामले में हमारे जो मैनेजर क्या करते हैं, यदि मैनेजर ऐसी सोच रखेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? प्रबंधन शैली की बात करें तो ऐसे प्रबंधक कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं और वे सारा नियंत्रण मतलब कंट्रोल निर्णय लेने की शक्ति अपने हाथ में रखते हैं। जैसे घरों के अंदर सास होती है तो सास सारा कंट्रोल अपने पास रखती है, उसी प्रकार मैनेजर भी सारा कंट्रोल या नियंत्रण अपने हाथ में रखते हैं। इसे हम निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं। और यहाँ डंडा और गाजर जैसे कैरेट और स्टिक की नीति होती है, वो अपनाई जाती है। काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा मतलब गाजर मिलेगी, नहीं कि मिले करोगे तो सजा मिलेगी मतलब डंडा मिलेगा। तो ये थ्योरी हुई हमारी कौन सी? एक्स थ्योरी। अब आती है हमारी कौन सी? वाई थ्योरी। वाई थ्योरी कैसी होती है? सकारात्मक और आधुनिक दृष्टिकोण वाली होती है। तो ये थ्योरी क्या कहती है? एक्स का बिल्कुल उल्टा। क्या एक्स का बिल्कुल उल्टा है? जो प्रबंधक क्या है वाई थ्योरी में विश्वास रखते हैं, वो ये मानते हैं कर्मचारी मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं
और अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। कर्मचारी कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, समझदार होते हैं और अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। वाई थ्योरी की मान्यताओं की बात करें, assumptions की बात करें, वाई थ्योरी में कौन-कौन सी मान्यताएँ होती है? कि काम क्या है? स्वाभाविक है, कि काम तो सभी करते हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी में ये सोचता हो कि मुझे काम ही नहीं करना, सब काम करना चाहते हैं। तो काम करना इंसान के लिए उतना ही स्वाभाविक होता है जितना कि हमारा खेलना, आराम करना। लोग काम से नफ़रत नहीं करते। लोग काम से कभी भी नफ़रत नहीं करते। आत्म-निर्देशन या सेल्फ डायरेक्शन की बात करें, कि यदि कर्मचारी किसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, कि ल कर्मचारी ने खुद ने कह दिया कि ये वाला काम मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसने उसके प्रति प्रतिबद्ध हो गया। तो उन्हें डराने की, धमकाने की, नियंत्रित करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि कर्मचारी ने स्वीकार कर लिया कि मुझे ये काम करना है, तो वो स्वीकार करने के बाद ना तो उनको डराने की ज़रूरत है काम करने के लिए, ना कंट्रोल की, धमकाने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वे खुद ब खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझ लेंगे और काम कर लेंगे। ज़िम्मेदारी की चाह की बात करें, तो सही माहौल मिलेगा तब, क्या? सही माहौल मिलने पर ही एक औसत इंसान न केवल ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है, बल्कि ज़िम्मेदारी को निभाता भी है। लेकिन वो कब करता है? सही माहौल मिलेगा तभी। अगर नहीं मिलेगा, तो वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा। फिर रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की बात करें, तो केवल प्रबंधकों के पास ही अच्छा दिमाग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर बन गए, तो उनका दिमाग बहुत बढ़िया है। जो नीचे के कर्मचारी होते हैं, उनका दिमाग भी बढ़िया होता है। तो केवल प्रबंधकों के पास ही अच्छा दिमाग नहीं होता, संगठन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर्मचारियों के पास भी बहुत सारी कल्पनाशीलता और रचनात्मक विचार होते हैं। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग होता है हमारे ऊपर के मैनेजर्स के पास। बात करें प्रबंधन शैली की, ऐसे प्रबंधक क्या कर्मचारियों पर भरोसा करते हैं। वे कर्मचारी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं, मतलब पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट कहते हैं इस बात को, कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को शामिल करना क्या कहलाता है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। उनका मुख्य काम क्या है? कर्मचारी को डराना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा अच्छा और खुला माहौल देना होता है, जहाँ कर्मचारी क्या अपनी पूरी क्षमता से काम कर सके। अब बात करें इन दोनों सिद्धांतों का मास्लो की थ्योरी से क्या संबंध है? वही बात करें इस सिद्धांत का मास्लो की थ्योरी से क्या संबंध है? तो मैकग्रेगर का ये सिद्धांत मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक्स थ्योरी क्या कहती है? ये इस धारणा पर आधारित है कि इंसान केवल अपने निचले स्तर की ज़रूरतें, जो शारीरिक और सुरक्षा संबंधी ज़रूरतें, उनको पूरा करने के लिए काम करता है। एक्स थ्योरी तो ये कहती है, और वाई थ्योरी कहती है कि इंसान अपनी उच्च स्तर की ज़रूरतें जैसे सम्मान, आत्मसिद्धि, इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। तो निष्कर्ष के रूप में देखें, तो आज के जो आधुनिक कॉर्पोरेट जगत है, जैसे हमारा आईटी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें प्रबंधन के काफी हद तक वाई थ्योरी के सिद्धांत पे ही काम करता है। किस पे? वाई थ्योरी के सिद्धांत पे काम करता है, जहां कर्मचारी को आजादी दी जाती है और सम्मान दिया जाता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, जैसे फैक्ट्री में जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनसे यदि काम में लेना है, तो उनमें आज भी एक्स थ्योरी का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाता है, कि वो यदि उन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो काम नहीं करते। अगली हमारी थ्योरी आती है किसकी? विलियम आउची की। किसकी? विलियम आउची की जेड थ्योरी की बात करें, तो ये प्रबंधन और कर्मचारी अभिप्रेरणा, क्या हमारे ये प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट और कर्मचारी अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का एक बहुत ही व्यवहारिक और आधुनिक सिद्धांत कौन सा? विलियम आउची का जेड थ्योरी। इसकी बात करें, तो सन 1981 में 1981 में आउची ने उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी थ्योरी जेड, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानी चैलेंज। तो उनकी पुस्तक थी हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानी चैलेंज में उन्होंने ये थ्योरी प्रस्तुत की थी। और ये सिद्धांत हमारे मैकग्रेगर के थ्योरी एक्स और वाई, इसी का विस्तार माना जाता है, कि तीसरा उन्होंने जेड और जोड़ दिया। तो हमारे मैकग्रेगर ने तो एक्स और वाई लिखा था, हमारे जो आउची था उन्होंने जेड भी जोड़ दिया। तो जेड थ्योरी की मूल अवधारणा क्या है उसकी बात करें, तो थ्योरी जेड की बात करें, तो थ्योरी जेड कोई पूरी तरह से कोई नया विचार नहीं है, बल्कि हमारे क्या, एक जापानी प्रबंधन शैली टाइप जे और अमेरिकी प्रबंधन शैली टाइप ए, इन दोनों का मिश्रण करके एक बनाई गई थ्योरी है, जिसे थ्योरी जेड कहते हैं। ये हमारी जापानी प्रबंधन शैली थी टाइप जे, और अमेरिकी प्रबंधन शैली थी टाइप ए, इन दोनों को जोड़ के बनाया है। 1970-80 के दशक में जब जापानी कंपनियां, जैसे हमारा टोयोटा थी, हुंडई थी, होंडा थी, ये क्या पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की कर रही थी। कब? 1970-80 के दशक में। तब विली माओची ने ये अध्ययन किया था कि वे ऐसा क्यों कर पा रही है, मतलब जापान की कंपनियों में ऐसा क्या है जिस वजह से बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। फिर उन्होंने पाया कि जापानी कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही अलग तरह से व्यवहार करती है। विली माओसी ने क्या, जापानी कंपनियों की कुछ अच्छी बातों को लिया, क्या जो जापानी कंपनियां थी, उन्होंने जो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, तो उन अच्छी बातों को लिया और उन्हें अमेरिकी और जो अन्य जो पश्चिमी कंपनियां हैं,
उनके माहौल के हिसाब से ढाल के को एक थ्योरी का निर्माण किया जिसे कहते हैं जेड थ्योरी। बात करें जेड थ्योरी की, तो जेड थ्योरी की कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है उसकी बात करें। एक संगठन जो थ्योरी जेड का पालन करता है, थ्योरी जेड में विश्वास रखता है, उसके अंदर कौन-कौन सी विशेषताएँ होती है इनकी बात करें। तो पहली विशेषता आती है आजीवन या दीर्घकालिक रोजगार, जो लॉन्ग टर्म रोजगार की बात करते हैं जिसे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अमेरिकी कंपनियों में हायर एंड फायर मतलब काम में लो और निकाल दो, मतलब तुरंत नौकरी पर रखना और काम खत्म होने के बाद निकाल देना, इस नीति पे काम किया जाता था। अमेरिका में क्या होता था कि हायर एंड फायर की नीति पर काम किया जाता था, लेकिन थ्योरी जड़ी ये मानती है कर्मचारी को लंबे समय तक नौकरी पर रखा जाना चाहिए। ये कर्मचारी को क्या लंबे समय तक नौकरी पे रखा जाना चाहिए। जब तक कर्मचारी को पता होता है कि उसकी नौकरी सुरक्षित है, तो कंपनी के प्रति ज्यादा वफादार मतलब लॉयल होता है और पूरी लगन से काम करता है। तो पहला नियम क्या आता है इसका, आजीवन और दीर्घकालिक रोजगार। दूसरा आता है हमारे पास सामूहिक निर्णय लेना। क्या, सामूहिक निर्णय लेने की बात करें तो थ्योरी जेड में कोई भी बड़ा फैसला, थ्योरी जेड में क्या कोई भी बड़ा फैसला बंद कमरों में केवल टॉप मैनेजमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता है। क्या, बंद कमरों में केवल टॉप मैनेजमेंट के द्वारा नहीं लिया जाता। किसी भी नई नीति या बदलाव को लागू करने से पहले, या किसी भी नई नीति या फिर बदलाव को लागू करने से पहले संबंधित कर्मचारियों से विचार विमर्श किया जाता है। इससे हमारे क्या होता है, कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि संगठन में उसकी आवाज मायने रखती है, संगठन में उनके विचार भी मायने रखते हैं। फिर बात करें, हमारी तीसरी विशेषता आती है व्यक्तिगत जिम्मेदारी की। किसकी आती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात करें, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें। तो यद्यपि हमारे क्या निर्णय समूह में लिए जाते हैं, निर्णय क्या समूह में लिए जाते हैं, टीम वर्क पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। क्या, निर्णय क्या समूह में लिए जाते हैं और टीम वर्क पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन काम में अंतिम परिणाम के लिए, काम के अंतिम परिणाम के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाती है। क्या, काम के अंतिम परिणाम के लिए क्या व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाती है। यदि कोई काम बिगड़ता है तो पूरी टीम की बजाय उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाता है जिसे वो काम सौंपा गया था। जेड थ्योरी की अगली विशेषता आती है हमारी कौन सी, धीमा मूल्यांकन और पदोन्नति। या धीमा मूल्यांकन और पदोन्नति की बात करें, स्लो एवेल्युएशन और प्रमोशन की बात करें, तो इस थ्योरी के अनुसार कर्मचारी को तुरंत प्रमोशन नहीं दिया जाता। इस थ्योरी के अनुसार क्या कर्मचारी को तुरंत प्रमोशन नहीं दिया जाता, उनके काम का मूल्यांकन बहुत धैर्य के साथ और लंबे समय तक किया जाता है, जिससे हमारे कर्मचारी को खुद को साबित करने का पूरा मौका मिलता है और जल्दबाजी में गलत लोगों को प्रमोशन नहीं होता। फिर कर्मचारियों की समग्र चिंता की बात करें, जो होलिस्टिक कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो होलिस्टिक कंसर्न फॉर द एम्प्लॉय की बात करें, तो ये थ्योरी जेड का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। एक सामान्य कंपनी केवल कर्मचारी के काम मतलब 9 से 5 तक की परवाह करती है। क्या, एक सामान्य कंपनी है तो वो क्या करती है, कर्मचारी के काम की परवाह करती है, वो भी कब से कब तक, सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक। लेकिन जेड थ्योरी की बात करें तो जेड थ्योरी वाली कंपनी कर्मचारी के संपूर्ण जीवन होलिस्टिक लाइफ की परवाह करती है। प्रबंधन कर्मचारी और उसके परिवार के सुख दुख, स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, निजी जीवन, इनका भी पूरा ख्याल रखता है। कंपनी और कर्मचारी का रिश्ता कैसा होता है, एक परिवार जैसा बन जाता है जेड थ्योरी के अंतर्गत। फिर बात करें अनौपचारिक नियंत्रण की, इनफॉर्मल कंट्रोल की बात करें, तो कर्मचारी पर बहुत सख्त और औपचारिक नियम नहीं थोपे जाते, बल्कि आपसी विश्वास मतलब ट्रस्ट और सहयोग से काम लिया जाता है। बात करें जेड थ्योरी के लाभ और निष्कर्ष की बात करें, तो विलियम आउची का ये मानना था कि यदि कोई कंपनी जेड थ्योरी को अपनाती है तो उसके कर्मचारी का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। यदि कोई हमारी कंपनी क्या जेड थ्योरी को अपनाती है तो उसके कर्मचारियों का क्या मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है। जब कंपनी कर्मचारियों का इतना ध्यान रखेगी तो बदले में कर्मचारी भी पूरी ईमानदारी और उच्च उत्पादकता, हाई प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता के साथ काम करेगा। इससे क्या है, कर्मचारी बार बार नौकरी छोड़ के मतलब लेबर टर्नओवर नहीं होगा, मतलब कर्मचारी बार बार नौकरी छोड़ के नहीं जाएगा। अगली थ्योरी आती है हमारे कौन सी, विक्टर ब्रूम की। कौन किसकी, विक्टर ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत की बात करें, तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रक्रिया सिद्धांत है। कौन सा प्रक्रिया सिद्धांत, हमारा विक्टर ब्रूम का। विक्टर ब्रूम का ऐसा मानना था कि कोई कर्मचारी किसी काम को करने के लिए तभी प्रेरित होगा, कोई भी कर्मचारी क्या है किसी भी काम को करने के लिए तभी प्रेरित होगा जब उसे ये विश्वास हो जाए कि उसकी मेहनत से अच्छे परिणाम निकलेंगे। जब उसे क्या ये विश्वास हो जाएगा कि उसकी मेहनत से क्या अच्छे परिणाम मिलेंगे और उन परिणामों से उसे कोई ऐसा इनाम मिलेगा जो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, तभी वो काम करने के लिए प्रेरित होगा। बात करें सिद्धांत की विक्टर ब्रूम के, तो ये सिद्धांत क्या मुख्य रूप से 3 तत्वों पे काम करता है। ये विक्टर ब्रूम का सिद्धांत है, ये हमारे क्या 3 मुख्य तत्वों पे काम करता है। बात करें कौन-कौन से तत्व है। पहला आता है हमारा प्रत्याशा, जिसे एक्सपेक्टेंसी कहते हैं, मतलब प्रयास से प्रदर्शन। तो कर्मचारी खुद से पूछता है, इसके अंतर्गत क्या कर्मचारी खुद से पूछता है कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूं
तो क्या मैं लक्ष्य पूरा कर पाऊँगा? यदि उसे अपनी क्षमता पे भरोसा होता है, तो प्रत्याशा उच्च होगी। यदि उसके अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं होता, उसे लगता है कि हाँ, नहीं, मैं अपनी कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं जो लक्ष्य तय किया गया है, इसको प्राप्त नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी प्रत्याशा निम्न हो जाएगी। फिर साधनता की बात करें, प्रदर्शन से इनाम की, तो कर्मचारी खुद सोचता है, अगर मैं लक्ष्य को पूरा कर दूँ, तो क्या प्रबंधन मुझे इनाम देगा, जैसे बोनस देगा या प्रमोशन देगा? यदि कंपनी वादे की पक्की है, साधनता उच्च होगी। क्या होगी? साधनता उच्च होगी, मतलब वो आगे बढ़-बढ़ के काम करेगा। और यदि उसे लगता है कि कंपनी केवल फोकटी बातें करती है, तो उसकी साधनता निम्न हो जाएगी। फिर आकर्षक के मूल्य की बात करें, बैलेंस मतलब इनाम के महत्व की बात करें, तो कर्मचारी सोचता है कि जो इनाम मुझे मिलेगा, क्या मुझे सच में उसकी ज़रूरत है? जो इनाम दिया जाएगा, तो क्या सच में मुझे उसकी ज़रूरत है? यदि इनाम कर्मचारी की इच्छा के अनुसार है, तो आकर्षक और उच्च होगा। आप इसे याद रखेंगे कि इनाम क्या है? हमारे कर्मचारी की इच्छा के अनुसार है, तो आकर्षण क्या है? उच्च होगा। एक सूत्र की बात करें, तो इसका एक विक्टम रूम का एक सूत्र है मोटिवेशन का। सूत्र क्या है? हमारे तीनों का गुणा कर दो। या तीनों का गुणा कर दो, मतलब एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी और वैलेंस, इन तीनों को गुणा करने के बाद क्या होता है? मोटिवेशन आता है। तीनों चीजें होनी चाहिए मोटिवेशन के लिए, मतलब एक्सपेक्टेंसी भी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटलिटी भी होनी चाहिए और बैलेंस भी होना चाहिए। और इन तीनों में से यदि कोई एक भी चीज नहीं है, मतलब शून्य है, तो कर्मचारी की विप्रेरणा अपने आप ही शून्य हो जाएगी। जैसे जैसे एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, उदाहरण क्या है? सेल्समैन का। तो सेल्समैन को ऐसा कहा गया कि यदि वो 100 फोन बेच देगा, क्या वो यदि वो 100 फोन बेच देगा, तो उसे थाईलैंड की एक ट्रिप मिल जाएगी। क्या? यदि वो 100 फोन बेच देगा, तो उसे थाईलैंड की घूमने की एक ट्रिप मिलेगी। और उसे पता है कि वो 100 फोन बेच भी सकता है। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेंसी का मतलब उसे लगता है कि 100 फोन बेच सकता है। और उसे कंपनी पे भी भरोसा है, क्या? कि वो ट्रिप उसे मिल जाएगी। यदि 100 फोन बेच देगा, तो इसे इंस्ट्रूमेंटलिटी कहते हैं। यदि वो 100 फोन बेच देगा, तो कंपनी उसे थाईलैंड भी भेज ही देगी। लेकिन उसकी पत्नी बीमार पड़ी है। क्या? उसकी पत्नी बीमार पड़ी है और वो थाईलैंड नहीं जा सकता, ट्रिप पे नहीं जाना चाहता। मतलब वैलेंसी क्या होगी? 0 हो गई। तो वह इस लक्ष्य के लिए प्रेरित नहीं होगा, मतलब उसका ध्यान कभी भी उस 100 फोन बेचने पे नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा कौन-सा? जे स्टेसी एडम्स का समता सिद्धांत। कौन-सा? जे स्टेसी एडम्स का समता सिद्धांत की बात करें, तो ये सिद्धांत हमारे कार्यस्थल पर निष्पक्षता मतलब फेयरनेस और तुलना मतलब कंपैरिजन पर आधारित है। तो ये सिद्धांत हमारे क्या है? कार्यस्थल पर निष्पक्षता और तुलना पर आधारित है। एडम्स के अनुसार क्या है? एक कर्मचारी हमेशा ये देखता है कि वह कंपनी को क्या दे रहा है। क्या? एक कर्मचारी हमेशा ये देखता है कि वह कंपनी को क्या दे रहा है और बदले में उसे कंपनी से क्या मिल रहा है। इसके बाद क्या है? वह अपनी स्थिति की तुलना अपने साथ काम करने वाले जो अन्य कर्मचारी है, सहकर्मी, उनसे करता है। तो 2 चीज़ें करता है वो। पहले तो क्या? वो ये देखता है कि वह कंपनी को ऐसा क्या दे रहा है, मतलब क्या काम करके दे रहा है। दूसरा वो देखता है कि कंपनी उसके बदले में उसके लिए क्या कर रही है, मतलब क्या दे रही है। तीसरी चीज़ वो देखता है कि वो उसकी जो स्थिति है, उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी या सहकर्मी है, उनसे करता है। तो इसके बाद 2 चीज़ें निकल के आती है, एक तो इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट की बात करें, तो एक कर्मचारी कंपनी को क्या-क्या दे सकता है। तो कर्मचारी की शिक्षा, अनुभव, मेहनत, समय और वफ़ादारी, ये कर्मचारी क्या इनपुट दे सकता है कंपनी को। और वो वापस से आउटपुट की क्या डिमांड करता है कंपनी से? उससे वेतन, बोनस, सम्मान, भत्ते, इन चीज़ के आउटपुट की डिमांड करता है। तो ये हमारा जे स्टेसी एडम्स का समता सिद्धांत। फिर बात करते हैं वो तुलना करता है। तुलना के क्या-क्या परिणाम निकल सकते हैं? तो तुलना के 3 परिणाम निकल सकते हैं। सबसे पहला परिणाम निकलता है समता मतलब इक्वलिटी। मतलब जब कर्मचारी को लगता है कि मेरी मेहनत और वेतन, मेरे साथी की मेहनत और वेतन के दोनों के बराबर है, तो कर्मचारी राज़ी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बराबर के कर्मचारी को बराबर वेतन और भत्ते मिल रहे हैं। फिर नकारात्मक असमानता की बात करें, जब कर्मचारी को ऐसा लगता है कि वह साथी के बराबर या उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे वेतन कम मिल रहा है। उसे वेतन कम मिल रहा है किसके मुकाबले? साथी के मुकाबले। तो इससे कर्मचारी बहुत असंतुष्ट हो जाता है। क्या होता है? डीमोटिवेटेड हो जाता है। वो या तो काम चोरी शुरू कर देता है या फिर वो नौकरी को छोड़ देता है। सकारात्मक असमानता की बात करें, इसे तो हम नकारात्मक असमानता कहते हैं। जब उसे लगता है कि उसे अपनी मेहनत से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो शुरुआत में तो वो खुश होता है, लेकिन बाद में अपराध बोध महसूस करता है कि मतलब सेम सेम काम कर रहे हैं 2 कर्मचारी, इसमें एक को ज़्यादा मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। तो जिसको ज़्यादा मिल रहा है, तो शुरू में तो वो खुश होगा, लेकिन एक समय पे वो क्या हमारे उसके ग्लानि होने लग जाएगी, गिल्ट होने लग जाएगा, अपराध बोध होना लग जाएगा। लेकिन ये सकारात्मक असमानता है। फिर आता है हमारा कौन-सा? डेविड मैक्लेलैंड का हमारा आवश्यकता सिद्धांत। किसका? डेविड मैक्लेलैंड का आवश्यकता सिद्धांत की बात करें। तो मैक्लेलैंड ने ऐसा बताया कि हर इंसान के भीतर मुख्य रूप से 3 प्रकार की ज़रूरतें होती हैं।
हर इंसान के भीतर क्या 3 प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, जो उसे काम करने के लिए प्रेरित करती है। और ये ज़रूरतें क्या इंसान जन्म से लेके नहीं आता। ये ज़रूरतें क्या इंसान जन्म से लेकर नहीं आता बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से ही सीखता है। जैसे कौन-कौन सी ज़रूरतें हैं? पहली ज़रूरत आती है हमारी उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट। बात करें किसकी? नीड फॉर अचीवमेंट की बात करें। तो कुछ लोगों में हमेशा कुछ बेहतरीन करने, चुनौतियों को जीतने और सफल होने की तीव्र इच्छा होती है। कुछ लोगों में क्या होता है? कुछ बेहतरीन करने, चुनौतियों को जीतने और सफल होने की तीव्र इच्छा होती है। बात करें व्यवहार में लाने की, तो ऐसे लोग क्या हमेशा कठिन लक्ष्य चुनते हैं और ये लोग बहुत ही अच्छे उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यदि वो उद्यमी बनना चाहे, तो अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये हमारी उपलब्धि की आवश्यकता। फिर दूसरी आवश्यकता होती है हमारे को सत्ता या फिर शक्ति की आवश्यकता, नीड फॉर पावर, एंड पावर जिसे कहते हैं। एन एक्ट नहीं होता, एन अचीवमेंट है वो, उसको एन एक्ट भी कह सकते हैं। तो कुछ लोगों में दूसरों को नियंत्रित करने, उन्हें प्रभावित करने और उन पर अधिकार करने की इच्छा होती है। तो कुछ लोगों में क्या होती है? दूसरों को नियंत्रित करने, उनको प्रभावित करने और उन पर अधिकार जमाने की इच्छा होती है। इसे हम कहते हैं सत्ता या शक्ति की आवश्यकता। अब इसको व्यवहार में कैसे लाया जाता है? तो ऐसे लोग क्या हमारे अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, नेता मतलब लीडर्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनुशासन और व्यवस्था पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनुशासन भी पसंद करते हैं, साथ-साथ व्यवस्था को भी पसंद करते हैं। फिर संबंध की आवश्यकता की बात करते हैं। नीड फॉर एफेक्शन, क्या? एफिलिएशन, क्या? नीड फॉर एफिलिएशन की बात करें। तो हमारे कुछ लोगों को दूसरों के साथ दोस्ताना, घनिष्ठ और मधुर संबंध बनाने की इच्छा होती है। कुछ लोगों को क्या हमारे दूसरों के साथ दोस्ताना, घनिष्ठ और मधुर संबंध बनाने की इच्छा होती है। व्यवहार की बात करें तो ऐसे लोग बेहतरीन टीम प्लेयर होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? बेहतरीन टीम प्लेयर होते हैं और मानव संसाधन मतलब एचआर, कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं, जहाँ लोगों से जुड़ना होता है। तो ये होता है हमारे संबंध की आवश्यकता। तो डेविड मैकक्लेलैंड की 3 आवश्यकताएँ हमने देख ली और 3 आवश्यकताएँ कौन-कौन सी थी? एक तो उपलब्धि की आवश्यकता, सत्ता या शक्ति की आवश्यकता और हमारे संबंध की आवश्यकता। अब बात करें क्लेटन एल्डरफर, ये क्लेटन एल्डरफर का ईआरजी सिद्धांत। क्लेटन एल्डरफर का हमारा कौन सा ईआरजी सिद्धांत की बात करें तो एल्डरफर ने मास्लो के 5 स्तर वाले जो हमारा आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत था, उसको थोड़ा बहुत ज्यादा आसान बना दिया और इसे केवल 3 स्तरों में बांट दिया। कितने? 3 स्तरों में बांट दिया। इसे ईआरजी थ्योरी भी कहते हैं। ई का मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। आर का मतलब रिलेटेडनेस मतलब संबंध और जी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मतलब विकास। ईआरजी सिद्धांत किसका? क्लेटन एल्डरफर का। ईआरजी सिद्धांत की बात करें तो इसमें हमारे मास्लो की शारीरिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतें शामिल कर ली गई, जैसे हमारा रोटी, कपड़ा, मकान, वेतन, ये जरूरतें शामिल कर ली गई अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस में। रिलेटेडनेस या संबंध की बात करें तो इसमें हमारे मास्लो की जो सामाजिक जरूरतें हैं उनको शामिल किया गया, जैसे हमारा परिवार, दोस्त, सहकर्मी, इनको शामिल किया गया। तीसरा आता है हमारा ग्रोथ मतलब विकास की बात करें, इसमें हमारे मास्लो के सम्मान और आत्म-सिद्धि की ज़रूरतों को शामिल किया गया, जैसे हमारे करियर में वृद्धि, कुछ नया सीखना, ये सब चीज़ें हमारे ग्रोथ में शामिल की गई। तो इसे हम कहते हैं ईआरजी सिद्धांत, एक्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। अब मास्लो से मुख्य अंतर की बात करें ईआरजी सिद्धांत की, तो मास्लो का ये मानना था कि इंसान एक बार में केवल एक ही सीढ़ी चढ़ता है। मास्लो तो क्या 5 सीढ़ियाँ बनाई गई थी और एक बार में एक ही सीढ़ी चढ़ता है। लेकिन ईआरजी सिद्धांत के अनुसार देखें, तो इंसान केवल एक समय में एक से अधिक ज़रूरतों के लिए काम कर सकता है। ऐसा नहीं है एक ही ज़रूरत के लिए काम करता है। तो इंसान क्या एक समय में एक से ज़्यादा ज़रूरतों के लिए काम कर सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की ऊपरी स्तर की ज़रूरत है, जैसे प्रमोशन की पूरी नहीं हो रही, तो वह निराश होकर निचले स्तर की ज़रूरत है, जैसे सहकर्मियों में गपशप करना में ज़्यादा समय बिताने लगेगा। मतलब ऊपर के स्तर की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो नीचे की स्तरों की ज़रूरतों में ही अपना समय बिताने लगता है। और इसे फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का सिद्धांत में उदाहरण सबसे बेहतर है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, क्या? यदि कोई व्यक्ति है जिसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, तो निराश हो जाएगा और निराश होकर क्या करेगा? उल्टा काम करने लगेगा। कैसे? काम करने की बजाय क्या करेगा? सहकर्मियों में गपशप करना शुरू कर देगा। ज़्यादा-ज़्यादा टाइम क्या? गपशप में बिताएगा। तो ये तो हमने मोटिवेशन के बारे में देख लिया। अब नया टॉपिक आता है हमारा कौन-सा? समूह गत्यात्मकता, जिसे ग्रुप डायनामिक्स और दल निर्माण कहते हैं, टीम बिल्डिंग कहते हैं। बात करें इसकी, किसी भी संगठन की सफलता केवल एक व्यक्ति के काम पर निर्भर नहीं करती है। क्या? किसी भी संगठन की सफलता केवल एक व्यक्ति के काम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि क्या इस बात पर निर्भर करती है कि लोग एक साथ मिलके काम कैसे करते हैं। क्या लोग क्या एक साथ मिलके काम कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रुप डायनामिक्स या फिर समूह गत्यात्मकता के बारे में। किसके बारे में? समूह गत्यात्मकता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी अवधारणा क्या है? अवधारणा की बात करें तो समूह
क्या होता है? समूह क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ऐसा संग्रह होता है। 2 या 2 से अधिक लोगों का एक ऐसा संग्रह होता है, जो किसी साझा उद्देश्य के लिए साथ में आते हैं। किसके लिए आते हैं? किसी साझा उद्देश्य के लिए साथ में आते हैं और एक-दूसरे के साथ बातचीत मतलब इंटरैक्ट करते हैं। गत्यात्मकता का मतलब होता है कि गति या बल। इसलिए क्या समूह गत्यात्मकता इस बात का अध्ययन करता है कि लोग समूह में कैसा व्यवहार करते हैं। समूह गत्यात्मकता का मतलब है कि लोग समूह में इकट्ठा तो हो रहे हैं किसी सामान्य उद्देश्य के लिए, लेकिन इकट्ठा होने के बाद क्या वो कैसे व्यवहार करते हैं, वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, समूह के अंदर कौन सी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक ताकतें काम करते हैं, इन चीजों का अध्ययन किया जाता है। बात करें सबसे पहले समूह की, तो समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो संगठन में मुख्य रूप से समूह 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं समूह? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है हमारा औपचारिक समूह, एक होता है हमारा अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह मतलब फॉर्मल ग्रुप। ये संगठन के प्रबंधन द्वारा, ये हमारे क्या संगठन के प्रबंधन द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए, ये संगठन के प्रबंधन के द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जानबूझ के बनाए जाते हैं। जैसे हमारे क्या मार्केटिंग विभाग या फिर ऑडिट कमिटी होते हैं। तो ये हमारे जिस तरह क्या है, इस तरह के ग्रुप बनाए जाते हैं जो किसी वजह से बनाए जाते हैं, जानबूझ के बनाए जाते हैं। किस लिए? किसी विशेष काम को पूरा करने के लिए। दूसरे समूह होते हैं हमारे कौन से? अनौपचारिक समूह, जिसे इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। कि इनफॉर्मल ग्रुप की बात करें तो प्रबंधन के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं और ये हमारे क्या कर्मचारी के बीच दोस्ती, समान रुचियों, सामाजिक जरूरतें उनके कारण अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे हमारा टी ग्रुप होता है, तो ये क्या प्रबंधन नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या कर्मचारियों में दोस्ती की वजह से, समान रुचियों की वजह से, इंटरेस्ट की वजह से, सामाजिक जरूरतों की वजह से अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे साथ में लंच करने वाले सहकर्मियों का समूह धीरे धीरे ग्रुप में बदल जाता है। बात करें की एलिमेंट्स की, की एलिमेंट्स मतलब समूह गत्यात्मकता के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो एक समूह कैसे काम करता है, ये मुख्य रूप से 4 बातों पे निर्भर करता है। एक समूह कैसे काम करता है, ये 4 महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। पहली बात आती है भूमिका या रोल्स की। तो समूह में हर व्यक्ति से एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है। जब समूह बनाया जाता है और समूह में सदस्यों को शामिल किया जाता है, तो प्रत्येक सदस्य से या प्रत्येक व्यक्ति से एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है। कि जैसे कोई विचार देता है, तो कोई उस विचारों का विश्लेषण करता है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति से एक खास प्रकार के व्यवहार की उम्मीद की जाती है। तो नॉर्म्स या मानदंड की बात करें, इस समूह के अलिखित नियम होते हैं जो ये तय करते हैं कि समूह में क्या स्वीकार्य होगा और क्या स्वीकार्य नहीं होगा। जैसे कि जब मीटिंग की जाएगी, तो मीटिंग पे समय पे आना स्वीकार किया जाएगा और यदि लेट आना है उसको अस्वीकार किया जाएगा। तो कई बार क्या पारिवारिक बातें नहीं की जाएगी मीटिंग के समय, तो ऐसे क्या है, कई नॉर्म्स या मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो स्थिति या रुतबे की बात करें, तो समूह के भीतर विभिन्न सदस्यों का पद सम्मान क्या मायने रखता है, किस कौन कौन सा पद वाला व्यक्ति है, कौन कौन सा सम्मान वाला व्यक्ति है। तो अक्सर से ज्यादा अनुभव रखने वाले व्यक्ति का रुतबा ज्यादा होता है। जो टीम होती है, टीम के अंदर क्या या समूह के अंदर जिसका रुतबा, जिसका अनुभव ज्यादा होता है, उसका रुतबा भी ज्यादा होता है। फिर एकजुटता की बात करें, तो ये वो आकर्षक या गोंद होता है जो समूह के सदस्यों को एक साथ जोड़े रखता है, एकजुटता। और अत्यधिक एकजुट समूह आमतौर पे अत्यधिक उत्पादक होते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं। एकजुटता बहुत ज्यादा जरूरी है। और एकजुटता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, हमारे सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। सामान्य मतलब सबका एक मुख्य उद्देश्य होगा, तभी एकजुटता आती है। जैसे हमारे क्रिकेट टीम में अलग अलग राज्यों से अलग अलग खिलाड़ी आते हैं नॉर्मली, और वो हमेशा अलग अलग, जैसे आईपीएल जैसी टीमों के लिए अलग अलग टीमों से खेलते हैं और वहाँ क्या एक दूसरे के विरोधी होते हैं। लेकिन जैसे उनका सिलेक्शन कहाँ होता है, इंडिया टीम में होता है, और उनको क्या है, एक सामान्य उद्देश्य मिल जाता है कि क्या उनका एक उद्देश्य है इंडिया टीम को जिताना। तो एक समूह के रूप में काम करते हैं, जो क्या एकजुटता को दिखाता है। फिर बात करें हमारा दल निर्माण, जिसे टीम बिल्डिंग कहते हैं, इसकी बात करें, तो अक्सर लोग क्या समूह और दल को एक ही समझ लेते हैं। जो समूह मतलब ग्रुप और दल मतलब टीम, ये दोनों को एक ही समझ लेते हैं। लेकिन प्रबंधन में इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। किसमें? समूह और दल में। समूह और दल की बात करें, तो एक समूह में लोग केवल सूचनाएं साझा करने के लिए मिलते हैं। समूह की बात करें, तो समूह में लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? केवल सूचनाएं साझा करने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है। आप इसे याद रखेंगे, समूह में लोग केवल सूचनाएं साझा करने के लिए मिलते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कैसी होती है? व्यक्तिगत होती है। इसके विपरीत देखें, तो दल ऐसे लोगों का समूह होता है। दल क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके कौशल मतलब स्किल्स एक दूसरे के पूरक होते हैं। मतलब एक में यदि कमी है, तो दूसरा व्यक्ति उस कमी को पूरा कर देता है। तो एक साझा और विशिष्ट लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। तो एक साझा और विशिष्ट लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, किसमें? दल या टीम में। और उनकी जिम्मेदारी कैसी होती है? सामूहिक होती है। तो आप ध्यान रखें, समूह में तो जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है, और हमारी दल में जिम्मेदारी कैसी होती है? सामूहिक होती है। सरल शब्दों में देखें, तो बस स्टॉप पे यदि कोई लोग खड़े हैं, तो वो एक समूह है।
क्या बस स्टॉप पे लोग खड़े हैं तो वो एक तरह का समूह है, लेकिन कोई क्रिकेट टीम है वो एक दल है, वो समूह नहीं है। बात करें टीम के विकास के 5 चरण या टीम के विकास के 5 चरणों की बात करें, तो ये किसने 5 चरण दिए? टकमैन ने। आप इसे याद रखेंगे, टकमैन ने टीम के विकास के 5 चरणों के बारे में बताया। तो मनोवैज्ञानिक थे कौन? ब्रूस टकमैन। तो ब्रूस टकमैन ने दल निर्माण का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल दिया था। कौन सा? जिसे हम 5 टीम निर्माण के 5 चरण बताएं। जब भी कोई नई टीम बनती है तो उसे सफल बनाने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। जब भी कोई नई टीम बनेगी तो उसे सफल बनाना है, तो सफल बनाने के लिए 5 चरणों से उसे होके गुजरना पड़ेगा। पहला फॉर्मिंग मतलब निर्माण की, ये पहला चरण होता है जहाँ सदस्य क्या पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, सारे सदस्य एक दूसरे से मिलेंगे, ये पहला चरण है। इस समय क्या बहुत अनिश्चितता और झिझक होती है, लोग एक दूसरे के स्वभाव और टीम के लक्ष्य को समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ लीडर को बहुत ज्यादा स्पष्ट निर्देश देने पड़ते हैं ताकि वो लोग जो उसके टीम में है वो आसानी से समझ सके। तो पहला आता है निर्माण मतलब फॉर्मिंग। फिर आता है तूफान मतलब स्ट्रोमिंग। मतलब जैसे जैसे सदस्य एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं, उनके विचारों और काम के तरीकों में टकराव आता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग विचार, अलग अलग काम करने के तरीकों के साथ शुरू करते हैं काम, इसी वजह से उनके काम करने के तरीकों में टकराव आता है। लीडरशिप मतलब नेतृत्व को लेके बहस होती है कि लीडर कौन बनेगा, और ये सबसे ज्यादा कठिन चरण होता है। इसकी वजह से क्या कई टीमें बनने से पहले ही टूट जाती है, या बनते ही टूट जाती है। किसकी वजह से? हमारे स्ट्रोमिंग मतलब टकराव की वजह से। फिर आता है नॉर्मिंग मतलब नियमन। इस चरण में मतभेद सुलझने लगते हैं। फिर भी क्या है, यदि टीम को बनाना है तो उनके जो मतभेद हो गए उनको सुलझाना पड़ता है। सदस्य एक दूसरे का सम्मान करना शुरू करते हैं। टीम अपने काम का नियम क्या टीम अपने काम करने के नियम और प्रक्रियाएं तय करती है, एकजुटता बढ़ने लगती है। इससे क्या होता है? एकजुटता बढ़ने लगती है। प्रदर्शन मतलब परफॉर्मिंग की बात करें, अब क्या टीम क्या पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाती है। सारा ध्यान केवल काम और लक्ष्य को प्राप्त करने पे होता है। सदस्यों के बीच क्या बेहतरीन तालमेल होता है, और वे बिना किसी झगड़े के समस्याएं सुलझा लेते हैं। इसे कहते हैं परफॉर्मिंग मतलब प्रदर्शन। समापन की बात करें एडजोरिंग की, तो ये अस्थायी टीमों के लिए होता है। एडजोरिंग समापन अस्थायी टीम होती है उनके लिए। जब प्रोजेक्ट या का लक्ष्य पूरा हो जाता है तो टीम को भंग कर दिया जाता है। सदस्य क्या अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और नए काम की ओर बढ़ जाते हैं। तो हमारे जो टकमैन है उन्होंने बताया था किसका? टीम के विकास के 5 चरण, ब्रूस टकमैन ने। अब हम देखेंगे उच्च प्रदर्शन करने वाली या उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। एक उच्च प्रदर्शन करने वाली टीम की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? सबसे पहली विशेषता आती है स्पष्ट रूप से लक्ष्य। तो हर सदस्य को उसके पता होता है, टीम के हर सदस्य को पता होता है कि टीम को आखिर हासिल क्या करना है, टीम बनाई क्यों गई है और उससे क्या हासिल करना है। फिर ओपन कम्युनिकेशन या खुले संचार की बात करें, तो सदस्य के अपने विचार और डर बिना किसी संकोच के सदस्य क्या अपने विचार और डर के बिना किसी संकोच के एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। फिर आपसी विश्वास या म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करें, क्या आपसी विश्वास या म्यूचुअल ट्रस्ट की बात करें, तो टीम के सदस्य क्या एक दूसरे की क्षमताओं और नियत पर पूरा भरोसा रखते हैं। टीम के सदस्य क्या करते हैं? एक दूसरे की क्षमताओं और नियत पर पूरा भरोसा रखते हैं। रचनात्मक संघर्ष या कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो विचारों पर बहस करते हैं, लेकिन इससे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं बनाते। तो विचारों पे तो बहस करते हैं, टकराव भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन वो कभी भी क्या है इसे व्यक्तिगत रूप से झगड़ा नहीं बनाते हैं। तो ये हमारे उच्च स्तर वाली जो टीम होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती है। अब बात करें मैं टीम विकास के 5 चरण कौन-कौन से हैं? तो ये हमने पहले ही देख लिए थे पाँचों के पाँचों चरण, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, हमारी परफॉर्मिंग और एडजोरिंग। अब बात करेंगे मैं संगठनात्मक जलवायु और संस्कृति की। या संगठनात्मक जलवायु और संस्कृति की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एंड कल्चर की बात करें, तो ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और कल्चर, दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर मतलब संस्कृति। तो संगठनात्मक संस्कृति किसे कहते हैं? तो इस संगठन का व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है। ये क्या संगठन का व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी होती है। ये क्या उन साझा मूल्यों, वैल्यूज, मान्यताओं और परंपराओं का समूह होता है। संगठनात्मक संस्कृति क्या होती है? ये उन साझा मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं का समूह होता है जो सालों से संगठन में चली आ रही है। जो क्या सालों से संगठन में चली आ रही है। तो संगठनात्मक संस्कृति क्या होती है? कि उन साझा मूल्यों, मान्यताओं और परंपराओं का समूह होता है जो सालों से संगठन में चली आ रही है। उदाहरण के रूप में देखें तो गूगल की संस्कृति बहुत ओपन और इनोवेटिव है। क्या गूगल की संस्कृति कैसी है? बहुत ओपन है, बहुत ही इनोवेटिव है। जहाँ कर्मचारी क्या है लचीले समय मतलब फ्लेक्सिबल आवर में काम कर सकते हैं, जब उनका मन करता है तब काम कर सकते हैं। रात के 12 बजे भी काम कर सकते हैं और दिन के 12 बजे भी आराम कर सकते हैं।
यहाँ वहाँ क्या है, नए आइडिया पे जोर दिया जाता है और इसे क्या बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जो हमारी संगठनात्मक संस्कृति है, उसे बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर बात करें संगठनात्मक जलवायु की, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की बात करें, तो इस संगठन का वर्तमान मूड या माहौल है। ये हमारे क्या संगठन का वर्तमान मूड या माहौल होता है और यह इस बात की माप होती है कि कर्मचारी इस समय अपने काम के माहौल, प्रबंधन के व्यवहार और नीतियों के बारे में क्या महसूस करते हैं। तो ये इस बात का माप होती है कि कर्मचारी क्या है, इस समय अपने काम के माहौल, प्रबंधन के व्यवहार और नीतियों के बारे में क्या महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि कंपनी मुनाफा गिर रहा है, यदि कंपनी का मुनाफा गिर रहा है और छंटनी का डर है, कंपनी में क्या छंटनी का डर है, तो उस समय कंपनी की जलवायु तनावपूर्ण, नकारात्मक हो सकती है। कि कंपनी का मुनाफा गिर रहा है तो सबको ऐसा लगेगा कि अब हो सकता है कि कर्मचारी को निकालना पड़े, तो छंटनी का डर आ जाएगा। तो कंपनी की जलवायु कैसी हो जाएगी, तनावपूर्ण हो जाएगी और कैसी हो जाएगी, नकारात्मक हो जाएगी। भले ही कंपनी की संस्कृति कितनी अच्छी हो, इसे हम क्या है, लीडरशिप बदल के जल्दी सुधारा जा सकता है। जो हमारी ऐसी इस चीज को, जो तुम्हारी जलवायु है, जलवायु को हमारे क्या लीडरशिप को बदल के जल्दी सुधारा जा सकता है। संगठनात्मक संस्कृति और संगठनात्मक जलवायु के बीच में बुनियादी अंतर यही है, संगठन का व्यक्तित्व बनाम संगठन का मूड को बहुत ही सटीक और शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रबंधन विज्ञान और संगठनात्मक व्यवहार। इस विषय को और अधिक गहराई से समझने के लिए क्या इसमें कुछ अन्य जो ढांचागत और मनोवैज्ञानिक तत्वों को जोड़ना भी जरूरी है। अब हम देखेंगे संगठनात्मक संस्कृति का विस्तार। इसका संगठनात्मक संस्कृति के विस्तार की बात करें। संस्कृति संगठन की आत्मा होती है। क्या संस्कृति संगठन की आत्मा होती है और एक दिन में नहीं बनती। क्या संस्कृति क्या एक दिन में नहीं बनती, बल्कि हमारे संस्थापक जो फाउंडर्स होते हैं, उनकी सोच और सालों के संघर्ष और सफलताओं से धीरे धीरे विकसित होती है क्या, हमारे संगठन की संस्कृति। इसे गहराई से समझने के लिए मशहूर मनोवैज्ञानिक जो एडगर शाइन है, एडगर शाइन ने संस्कृति के 3 स्तर बताए। कितने? 3 स्तर या 3 लेवल्स बताए, जिन्हें आइसबर्ग मॉडल भी कहा जाता है। किसने बताया? हमारे एडगर शाइन ने। एडगर शाइन ने ये जो हमारे संगठनात्मक संस्कृति है, उसको समझने के लिए 3 स्तर बताए, जिसे क्या कहा? आइसबर्ग मॉडल। 3 स्तर की बात करें, कौन कौन से स्तर है? पहला स्तर आता है हमारे कौन सा? दृश्यमान प्रतीक। क्या दृश्यमान प्रतीक की बात करें? आर्टिफैक्ट जो दिखता है, आर्टिफैक्ट जो दिखता है की बात करें, तो यह संस्कृति का सबसे ऊपरी और दिखने वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे कर्मचारी का ड्रेस कोड, ऑफिस का डिजाइन, केबिन कैसे खुले हैं या बंद कमरे हैं, कंपनी का लोगो क्या है, कर्मचारी से बात करने का तरीका कैसा है, कर्मचारी को बात करने का तरीका कैसा है, तो दृश्यमान प्रतीक है, आर्टी इफेक्ट जो दिखता है। दूसरा, अपनाए गए मूल्य, मतलब एस्पाउस्ड वैल्यू जो कहा जाता है, मतलब ये कंपनी के घोषित लक्ष्य, रणनीतियां और दर्शन होते हैं, वेबसाइट या ब्रोशर पे छपे होते हैं। जैसे ग्राहक ही भगवान होता है, टीम वर्क सबसे ऊपर होता है, ये अपनाए गए मूल्य होते हैं। तो आइसबर्ग में है ये। तीसरा होता है हमारा कौन सा? अंतर्निहित मान्यताएं। कौन सा? अंतर्निहित मान्यताओं की बात करें तीसरे स्तर पे, जो असल में महसूस किया जाता है, बेसिक एजम्पशंस की बात करें, तो संस्कृति का सबसे गहरा और अलिखित हिस्सा होता है। ये क्या है? हमारी संस्कृति का सबसे गहरा और अलिखित हिस्सा होता है। और ये वो मान्यताएं होती है जो कर्मचारी के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस में बैठ गई होती है, और यही वो हिस्सा होता है जिसे बदलना सबसे ज्यादा मुश्किल या फिर लगभग असंभव होता है। तो इस तरह हमने देखा आइसबर्ग का सिद्धांत, जो हमारे किसका था? हमारे एडगर एडगर शाइन का। तो 3 हमारे कौन कौन से थे? एक तुम्हारा दृश्यमान प्रतीक था, एक अपनाए गए मूल्य और एक तुम्हारा अंतर्निहित मान्यताएं। आप इसे याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे संगठनात्मक जलवायु का विस्तार। ये तो हमने पहले तो पहला कौन सा देख लिया? संगठनात्मक संस्कृति का विस्तार देख लिया। अब संगठनात्मक जलवायु के विस्तार की बात करेंगे, डीप ड्राइव की बात करेंगे। कैसे कि जलवायु एक अस्थायी धारणा होती है, टेम्पररी परसेप्शन होता है, और ये इस बात का सूचक होता है कि कर्मचारी हर दिन काम पर आके कैसा महसूस करता है। कर्मचारी क्या करता है? हर दिन आके काम पे आके कैसा महसूस कर रहा है। संगठन की जलवायु मुख्य रूप से 4 बातें हैं, उन पे निर्भर करती है। क्या संगठन की जो जलवायु मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनसे बनती है और बिगड़ती रहती है। बात करें कौन कौन से तत्व है। पहला तत्व आता है हमारे पास नेतृत्व और प्रबंधनशील लीडरशिप सपोर्ट की बात करें। यदि बॉस तानाशाही है, संगठन के अंदर बॉस कैसा है? तानाशाही है, तो जलवायु भयभीत और तनावपूर्ण होगी। वहां की जलवायु कैसी होगी? भयभीत भी होगी, तनावपूर्ण भी हो सकती है। और यदि बॉस सहयोगी है, तो जलवायु खुली और उत्साहजनक होगी। आप इसे याद रखेंगे। तो बॉस यदि सहयोगी है, तो जलवायु खुली और उत्साहजनक होगी, और यदि बॉस तानाशाही है, तो जलवायु कैसी होगी? भयभीत और तनावपूर्ण होगी। इनाम और मान्यता प्रणाली की बात करें, रिवॉर्ड सिस्टम की। यदि कर्मचारी को ऐसा लगता है कि केवल चापलूसी करने वालों का ही प्रमोशन हो रहा है, क्या केवल चापलूसी करने वालों का ही प्रमोशन हो रहा है,
तो काम का माहौल मतलब जलवायु तुरंत निराशाजनक राजनीतिक हो जाएगी। स्वायत्ता जिम्मेदारी की बात करें, ऑटोनॉमी की बात करें, तो क्या कर्मचारी को अपने काम से मतलब अपने तरीके से काम करने की आजादी दी जा रही है या नहीं, या फिर हर छोटी छोटी बात के लिए बॉस से पूछना पड़ता है। अधिक आजादी पर एक सकारात्मक और विश्वासपूर्ण जलवायु बनती है। क्या अधिक आजादी दी जाए तो हमारे एक सकारात्मक और विश्वासपूर्ण जलवायु बनेगी। फिर संचार पारदर्शिता की बात करें, तो जब कंपनी में जानकारी छिपाई जाती है या फिर केवल अफवाहें चलती है, तो असुरक्षा की भावना पैदा होती है, मतलब ऐसा सुरक्षा की जलवायु पैदा होती है कि जैसे कि छटनी वाले उदाहरण में हमने देखा था। तो बात करें, लेकिन बॉस को बदल के, सीईओ को बदल के इसको सही किया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि जलवायु की, तो संगठनात्मक जलवायु की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं, जो उनको बिगाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। मतलब नेतृत्व और प्रबंधन शैली, दूसरा इनाम और मान्यता प्रणाली, तीसरा स्वायत्ता जिम्मेदारी, चौथा हमारा संचार और पारदर्शिता। अब बात करें, हम दोनों के बारे में देख लिया, मतलब संस्कृति और जलवायु के बारे में देख लिया, लेकिन दोनों के बारे में अंतर भी देख लेते हैं। एक तरफ हमने संगठनात्मक संस्कृति लिखा, दूसरी तरफ संगठनात्मक जलवायु लिखा। दोनों में अंतर की बात करें, सबसे पहले मूल अर्थ की बात करें अंतर की, तो यह क्या हमारे संस्कृति क्या है, ये संगठन का गहरा इतिहास, परंपराएं, व्यक्तित्व होता है। जबकि हमारे क्या जलवायु की बात करें, तो संगठन का वर्तमान वातावरण या फिर मूड होता है। प्रकृति या नेचर की बात करें, तो संस्कृति क्या होती है, यह एक बहुत ही गहरी, अदृश्य और जटिल होती है। जलवायु की बात करें, तो यह क्या है, हमारे सतह पर होती है, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। जलवायु की बात करें क्लाइमेट की, तो इसे यह क्या होती है, सतह पर होती है, जिसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। निर्माण के समय की बात करें, तो संस्कृति को बनने में साल भी लग सकते हैं, दशकों भी लग सकते हैं। जबकि जलवायु की बात करें, तो ये हमारी क्या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में घटित होने बन भी सकती है, और ये तुरंत खत्म भी हो सकती है, बिगड़ भी सकती है। बदलाव या चेंज की बात करें, तो इसमें बदलाव लाना एक बहुत ही लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। संस्कृति में बदलाव लाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है। जबकि हमारे क्लाइमेट में चेंज लाना की बात करें, तो लीडरशिप, नीतियां या बोनस संरचना बदल करके इसको तेजी से सुधारा जा सकता है। मापन या मैनेजमेंट की बात करें, किसकी मापन या मैनेजमेंट की मेजरमेंट की बात करें, जिसे मापना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसके लिए गहन अवलोकन की जरूरत पड़ती है। जबकि हमारे किसकी क्लाइमेट की बात करें, तो इसे कर्मचारी सर्वेक्षण मतलब एम्प्लॉय सर्वे फीडबैक फॉर्म से आसानी से मापा जा सकता है। तो इस तरह हमने दोनों के अंदर अंतर देख लिया, किस किस के बीच में, कल्चर और क्लाइमेट के बीच में अंतर देख लिया। अब दोनों की बात करें, दोनों अलग अलग है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो संस्कृति और जलवायु अलग अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। संस्कृति ही जलवायु की नींव तय करती है, आप इसे याद रखेंगे क्या, संस्कृति ही क्या करती है, जलवायु की नींव तय करती है। यदि किसी संगठन की जड़ें मतलब संस्कृति बहुत ज्यादा मजबूत है, मूल्यों पे आधारित है, तो खराब समय जैसे आर्थिक मंदी आएगी तब भी उसकी जलवायु बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर्मचारी को अपनी कंपनी के व्यक्तित्व पर भरोसा रहेगा। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन प्रबंधन और संगठनात्मक व्यवहार, जो हमारा ओबी है, उसमें अंतर की बात करेंगे। किसमें? मानव संसाधन प्रबंधन मतलब एचआरएम और संगठनात्मक व्यवहार की अंतर की बात करेंगे। तो दोनों में अंतर देखते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन और संगठनात्मक व्यवहार में क्या अंतर है। तो मानव संसाधन प्रबंधन जैसे एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं, और संगठनात्मक व्यवहार मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। इस प्रबंधन की बहुत ही महत्वपूर्ण और आपस में जुड़ी हुई अवधारणाएं होती है। अब कई बार हम पढ़ते हैं इसको तो ऐसा समझ लेते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही इंसान मतलब कर्मचारियों से संबंधित है, लेकिन इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। बात करें इनकी, ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सिद्धांत होता है। क्या एक सिद्धांत है? तो काम के पीछे का विज्ञान है, जबकि एचआरएम उन सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग होता है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम कुछ आधारों पे देख लेते हैं। बात करें इनके अंतर की, सबसे पहले देखेंगे मूल अवधारणा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें, तो संगठनात्मक व्यवहार क्या है, एचआरएम क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन क्या है। तो संगठनात्मक व्यवहार मतलब ये मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन है कि लोग किसी संगठन में कैसा व्यवहार करते हैं और वो क्यों करते हैं। यह हमारे क्या कर्मचारी को नजरिए, उनकी सोच, उनके झगड़ों, उनकी प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करता है। बल्कि हमारे क्या एचआरएम क्या करता है, यह उन नीतियों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण है जिसका उपयोग संगठन में लोगों को प्रबंधित करने मतलब मैनेज करने के लिए किया जाता है। एचआरएम के बारे में अगले टॉपिक में देखेंगे, जिसमें हमारे क्या लोगों को काम पर रखना, उन्हें वेतन देना, उनका विकास करना शामिल होता है। ये हमारे क्या दोनों की मूल अवधारणाएं अलग अलग है। लेकिन बात करें प्रकृति और फोकस की, नेचर और फोकस की बात करें, तो ओबी की प्रकृति कैसी है, एचआरएम की प्रकृति कैसी है। ओबी की प्रकृति की बात करें तो ये बहुत ही वैचारिक और सैद्धांतिक है, और इसका मुख्य फोकस क्या है, मानव मन और व्यवहार होता है। इसका मुख्य फोकस क्या है, पूरा पूरा फोकस क्या है,
मानव मन और व्यवहार पर होता है। ये हमारे मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से प्रेरित होती है। ये हमारे किससे? मनोविज्ञान और समाजशास्त्र से प्रेरित है। एचआरएम की प्रकृति की बात करें तो ये बहुत ही व्यवहारिक और प्रशासनिक है। ये हमारे क्या बहुत ही व्यवहारिक और प्रशासनिक है और इसका फोकस सिस्टम और प्रक्रियाओं पे होता है। इसका पूरा पूरा फोकस क्या है? सिस्टम और प्रक्रियाओं पर होता है और ये सीधे तौर पर व्यापार और प्रबंधन के सिद्धांतों पे आधारित होता है। तो दोनों की हमने प्रकृति देख ली, ओबी और एचआरएम की प्रकृति देख ली। फिर मुख्य कार्य दायरे की बात करें, स्कोप ऑफ वर्क की बात करें तो ओबी का विषय क्या है हमारे? इसमें हमारे प्रेरणा, नेतृत्व, समूह की गत्यात्मकता, संगठनात्मक संस्कृति, अनुभूति जैसे विषयों का अध्ययन करते हैं किसमें? ओबी में। जबकि हमारे एचआरएम की बात करें तो एचआरएम में किसका अध्ययन करते हैं? एचआरएम की बात करें तो इसमें हमारे जनशक्ति की योजना बनाना, भर्ती और चयन, प्रशिक्षण, वेतन तय करना, प्रदर्शन, श्रम कानून, मूल्यांकन इन सब का पालन किया जाता है। वैसे तो दोनों कॉन्सेप्ट अलग-अलग है, लेकिन इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखें एक टेबल के अंदर, तो अर्थ क्या है? ओबी क्या है? हमारे संगठन में मानव व्यवहार को समझने और भविष्यवाणी करने का अध्ययन होता है हमारा ओबी। एचआरएम की बात करें तो संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारी को प्रबंधन की प्रक्रिया है एचआरएम। दृष्टिकोण की बात करें तो ये जानने की कोशिश करता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। एचआरएम की बात करें तो ये तय करता है कि लोगों से काम कैसे करवाना है, हाउ। प्रकृति की बात करें तो सैद्धांतिक और विश्लेषणात्मक है, जबकि अगर मानव संसाधन प्रबंधन की बात करें तो व्यवहारात्मक और प्रशासनिक है। उद्देश्य की बात करें तो कार्यस्थल के माहौल को बेहतर बनाना और मानव व्यवहार को समझना इसका उद्देश्य है। मानव संसाधन प्रबंधन की बात करें तो सही काम करने के लिए सही व्यक्ति को चुनना और उत्पादकता बढ़ाना एचआरएम का उद्देश्य है। जिम्मेदारी की बात करें तो ओबी के अंदर यह हर उस मैनेजर की जिम्मेदारी है जिसके नीचे लोग काम करते हैं। ये क्या हमारे हर उस मैनेजर की जिम्मेदारी होती है जिसके नीचे लोग काम करते हैं ओबी के अंदर। एचआरएम की बात करते हैं इसके लिए संगठन में एक नए अलग विभाग मतलब एचआर डिपार्टमेंट ही बना दिया जाता है। बात करें दोनों की, दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, तो ओबी और एचआरएम अलग-अलग होने के बावजूद एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। एचआरएम की नीतियाँ तभी सफल हो सकती है जब हमारा ओबी के सिद्धांत बनी रहे, जब वे क्या ओबी के सिद्धांतों पे बने रहे और इसे व्यवहारिक उदाहरण से समझें। सबसे पहले आती है प्रेरणा। तो ओबी हमें ये बताता है कर्मचारी को क्या चीजें प्रेरित करती है। ओबी क्या बताता है? कर्मचारी को क्या चीजें प्रेरित करती है। जैसे हमारा मास्लो और हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत है, ये बताते हैं कि हमारे कर्मचारी किन-किन चीज़ों से प्रेरित होता है। ये इसी समझ का उपयोग करके एचआरएम कंपनी का बोनस और रिवॉर्ड सिस्टम को तैयार करता है। क्या हमारा एचआरएम क्या करता है? कंपनी के बोनस और रिवॉर्ड सिस्टम को तैयार करता है। इस समूह व्यवहार की बात करें, ग्रुप बिहेवियर की, तो ओबीएम ये बताता है कि टीम के बीच तनाव या संघर्ष क्यों पैदा होता है और इस सिद्धांत को समझ करके एचआरएम कंपनी की शिकायत निवारण नीति बनाता है, मतलब ग्रीवेंस हैंडलिंग पॉलिसी बनाता है। नेतृत्व लीडरशिप की बात करें तो ओबी सिखाता है कि अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं और इसी आधार पे हमारे एचआरएम प्रबंधकों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। एचआरएम क्या करता है? प्रबंधकों के लिए लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो ओबी वो नींव है, फाउंडेशन है जिस पर एचआरएम की इमारत खड़ी होती है। ओबी बीमारी का कारण बताता है और एचआरएम उसका इलाज दवा करता है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक का नाम है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मतलब संगठनात्मक व्यवहार। इसके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।